अगर तुम्हें ऑडियो बुक्स पसंद है, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि मोस्ट समरीज सिर्फ मेन पॉइंट्स बताकर ख़त्म हो जाती हैं और असली आइडियाज़ थोड़ा सा सरफेस पर ही रह जाते हैं, तो शायद किताबोनस तुम्हारे लिए ही है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके आइडियाज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं, ताकि एक किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना लगे, बल्कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए जो तुम्हारी सोच को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे। इस वीडियो में तुम डिस्कवर करोगे कैसे कुछ लोग अपनी लाइफ स्टार्क डिस्कवर करते हैं, क्यों मास्टरी शॉर्टकट से नहीं इयर्स ऑफ लर्निंग से बनती है, कैसे मेंटर्स, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और कैसे एक पॉइंट पर स्किल इंट्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये वीडियो तुम्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, ये तुम्हें एक फ्रेमवर्क देगा समझने के लिए कि मास्टरी एक्चुअली डेवलप कैसे होती है, ताकि जब तुम अपनी लाइफ और वर्क को देखो तो शायद तुम्हें भी अपनी डायरेक्शन थोड़ी क्लियरर दिखने लगे। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक एक्सप्लोरेशन है आइडियाज का, लर्निंग का और उस जर्नी का जिसे लोग कहते हैं मास्टरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा बचपन में कुछ चीजें बिना किसी कारण के इतनी नेचुरली इंटरेस्टिंग क्यों लगती थी? ये तो है। कोई ऐसा विषय या कोई ऐसा काम जिसमें एक इंसान बिना किसी के कहे बस घंटों खो जाता है। कभी कभी ना रातों को नींद इसलिए नहीं उड़ती कि जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी है या कोई गहरा आर्थिक संकट आ गया है। हाँ, वो एक अलग ही तरह की फीलिंग होती है। बिल्कुल, अंदर से एक बहुत ही गहरी, एक शांत सी बेचैनी होती है। रात को छत की तरफ देखते हुए ना एक अजीब सा एहसास होता है कि शायद मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। ऐसा लगता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है वो असल में वो जिंदगी है ही नहीं जिसके लिए इंसान बना था। और पता है, ये जो बेचैनी है जिसे अक्सर लोग उदासी या बस भटकाव मान लेते हैं, ये कोई मानसिक बीमारी या कमजोरी नहीं है। हाँ, लोग अक्सर इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं। इसे हम जीवन का लाइफ टास्क कह सकते हैं, एक तरह का प्राकृतिक झुकाव। लाइफ टास्क? हाँ, हर इंसान के अंदर एक गुप्त नक्शे की तरह, एक हिडन मैप की तरह ये मौजूद होता है, एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो लगातार एक खास दिशा की तरफ खींचता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज की जो सुरक्षित और व्यवहारिक उम्मीदें हैं ना, कि एक सेफ जॉब होनी चाहिए, इनकम का एक फिक्स्ड रास्ता होना चाहिए, बिल्कुल सेटल होना है लाइफ में। हाँ, और वो जो बाहरी शोर है वो इस शांत संकेत को पूरी तरह से दबा देता है। इंसान उस बाहरी शोर में अपने अंदर की उस आवाज को सुनना बंद कर देता है और फिर सालों बाद वो आवाज एक बेचैनी के रूप में वापस लौटती है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर ये गुप्त नक्शा या प्राकृतिक झुकाव इतना ही स्वाभाविक है तो हम सब अपनी सही दिशा में क्यों नहीं चल रहे होते? मेरा मतलब है, बचपन की उस छोटी सी जिज्ञासा को हम इतना आसानी से कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि हम बचपन की उन हरकतों को सिर्फ टाइम पास समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक है अमन जिसे जब भी कोई मशीन या यंत्र मिलता है वो उसे खोलकर देखने लगता है कि इसके अंदर क्या है। घर का पुराना रेडियो हो या कोई टूटा हुआ खिलौना, उसे ऐसा करने के लिए न कोई इनाम मिल रहा है, न कोई उसे ये सब सिखा रहा है, बस उसे पुर्जों को समझने में एक स्वाभाविक मजा आता है। एक इनर पुल फील होता है उसे। हाँ, और दूसरी तरफ है रिया, जिसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन घर में अगर कोई उदास है तो बिना कुछ कहे वो उस इंसान की भावनाओं को गहराई से समझ लेती है। उसे लोगों के व्यवहार को देखना और समझना नेचुरली आता है। वो बहुत ऑब्जर्वेंट है। अब ये दोनों ही अपने लाइफ टास्क के शुरुआती संकेत दे रहे हैं। अमन का झुकाव शायद इंजीनियरिंग या मशीनों की तरफ है और रिया का साइकोलॉजी या लीडरशिप की तरफ। तो फिर समाज इन संकेतों को क्यों मिटा देता है? क्योंकि समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए ना एक रूपता चाहिए होती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन सभ्यताएं इस अनोखी पहचान को, इस यूनिकनेस को बहुत अच्छी तरह समझती थी। अच्छा, कैसे? जैसे ग्रीक लोग मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक मार्गदर्शक आत्मा होती है जो उसके अंदर की उस विशिष्टता को रिप्रेजेंट करती है। वो इसे इंसान का डेमोन कहते थे। डेमोन सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, और रोमन लोग इसे एक ऐसा शब्द देते थे जिसका अर्थ आज हम केवल असाधारण बुद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में उसका मतलब एक व्यक्तिगत मार्गदर्शक शक्ति था। कौन सा शब्द? जीनियस। ओ, तो ओरिजिनली जीनियस का मतलब कोई बहुत होशियार इंसान नहीं था? बिल्कुल नहीं, उसका मतलब था आपकी अपनी पर्सनल गाइडिंग स्पिरिट जो आपको आपकी सही दिशा दिखाती है। लेकिन आज हमारा पूरा सामाजिक ढांचा इस विशिष्टता को नजरअंदाज करने के लिए बनाया गया है।
स्कूल, कॉलेज और हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम इंसान को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। एक स्टैंडर्ड मोल्ड में। हाँ, और उस प्रक्रिया में वो जो अंदर की मार्गदर्शक आवाज है वो घुटने लगती है और इंसान वही करने लगता है जो बाकी सब कर रहे हैं। ये एक समान सांचे में ढालने वाली बात बहुत डरावनी है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो ये प्राकृतिक झुकाव और समाज के बीच का जो टकराव है, ये बहुत साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। अगर हम लियोनार्डो दा विंची की ही बात करें, उनका जन्म एक बहुत ही साधारण जगह हुआ था। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। एक तरह से समाज ने उनके लिए सारे रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। हाँ, वो एक नाजायज बच्चे थे, तो उनके लिए कई प्रोफेशंस वैसे ही बैन थे। एग्जैक्टली। लेकिन उनके पास एक चीज थी, बचपन से ही प्रकृति को ध्यान से देखने का एक जुनून। वो घंटों बैठकर पानी के बहाव को देखते रहते थे कि पानी पत्थरों के बीच से कैसे मुड़ता है। पक्षियों के पंखों की बनावट दिखते थे। किसी ने उन्हें इसके लिए मार्क्स नहीं दिए थे, न ही कोई एग्जाम था। ये बस उनकी अपनी जिज्ञासा थी। और यही वो कड़ियां हैं जिन्हें जोड़ना बहुत जरूरी है। दा विंची की ये जिज्ञासा कोई रैंडम शौक नहीं था। जब उन्होंने चित्रकारी शुरू की तो वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे। हाँ, उनकी पेंटिंग्स बहुत रियल लगती हैं। वही तो, उनकी बनाई हुई मोनालिसा जैसी कलाकृतियां इसलिए इतनी असली लगती हैं क्योंकि दा विंची ने मानव शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों का इतने विस्तार से अध्ययन किया था जो उस वक्त शायद किसी ने नहीं किया था। और वो फ्लाइंग मशीन वाले डिजाइन भी तो बनाए थे उन्होंने। हाँ, वो उसी पक्षियों को देखने वाले बचपन की जिज्ञासा का ही अगला पड़ाव थे। जरा सोचिए, अगर दा विंची आज के हमारे समाज में होते तो शायद परिवार वाले उन्हें पकड़कर कहते कि ये सब फालतू चित्रकारी छोड़ो और कोई सेफ जॉब ढूंढ लो। सही बात है। पड़ोस वाले ताने मार मार कर दा विंची को किसी बैंक में क्लर्क बनवा देते। उनकी उस गहरी जिज्ञासा को करियर सेट करने के नाम पर पूरी तरह कुचल दिया जाता। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ मोजार्ट के साथ भी दिखता है। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही वो पियानो की चाबियों में खो गए थे। वो घंटों उन चाबियों के साथ खेलते रहे कि कौन सी ध्वनि कैसा फील कराती है। 3 साल की उम्र में? अमेजिंग। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या मोजार्ट का ये झुकाव सच में उनका अपना था? क्योंकि उनके पिता खुद एक म्यूजिशियन थे और उन्होंने मोजार्ट पर बहुत प्रेशर भी डाला था। तो क्या ये सिर्फ एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का नतीजा नहीं था? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मोजार्ट के पिता ने उन्हें संगीत का माहौल जरूर दिया, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहरी माहौल सिर्फ एक सहारा होता है। वो जो अंदर का खिंचाव था ना, जो पुल था, वो पूरी तरह से मोजार्ट का अपना था। मतलब थोपा हुआ नहीं था? नहीं। देखिए, उनकी बहन भी संगीत सीखती थी और वो भी एक बहुत अच्छी संगीतकार बनी, लेकिन मोजार्ट का लेवल कुछ और ही था। क्यों? क्योंकि संगीत उनके लिए कोई काम या महज एक परफॉर्मेंस नहीं था। वो उनकी अपनी भाषा थी। वो सोचते ही संगीत में थे। वाह! ये लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा लक्षण है। जब इंसान का काम उसके खुद को एक्सप्रेस करने का नेचुरल जरिया बन जाए, उससे वो काम नहीं लगता, बल्कि सांस लेने जितना स्वाभाविक लगता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और पर्सनली मेरा पसंदीदा उदाहरण चार्ल्स डार्विन का है। डार्विन की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, डार्विन के पिता एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि बेटा भी मेडिकल पढ़े। डार्विन पढ़ाई के लिए गए और वहां वो पूरी तरह फेल हो गए। जब उन्होंने पहली बार सर्जरी होते हुए देखी तो खून देखकर वो फिजिकली बीमार पड़ गए और वहां से भाग खड़े हुए। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। उनके पिता बहुत निराश हुए और उन्होंने डार्विन को थियोलॉजी पढ़ने भेज दिया। वहां भी डार्विन का परफॉर्मेंस एकदम एवरेज रहा। लेकिन इन सब के बीच डार्विन एक काम लगातार करते थे। वो बीटल्स कलेक्ट करते थे। हाँ, वो अलग अलग तरह के कीड़ों को इकट्ठा करते थे। बिना किसी के कहे वो प्राकृतिक दुनिया और जीवों के स्वरूप को घंटों तक देखते रहते थे। एक बार का किस्सा तो इतना अजीब है कि उनके दोनों हाथों में अलग अलग कीड़े थे। तभी उन्होंने पेड़ पर एक तीसरा अनोखा कीड़ा देखा। अच्छा। फिर अब हाथ खाली नहीं थे तो उन्होंने उस नए कीड़े को पकड़कर सीधा अपने मुंह में रख लिया। मुंह में? हाँ, सोचिए, आज के समय में कोई ऐसा करे तो उसे जीनियस नहीं, सीधा पागल खाने भेजा जाएगा। इतनी गहरी थी वो अंदरूनी पुकार। डार्विन का ये किस्सा थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को सामने लाता है। अक्सर हम किसी फील्ड में एवरेज परफॉर्मेंस को इंसान की अक्षमता मान लेते हैं, इनकॉम्पिटेंस मान लेते हैं। हाँ, डार्विन के पिता को लगा कि उनका बेटा किसी काम का नहीं है, लेकिन डार्विन का एवरेज होना उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये इस बात का साफ सिग्नल था कि वो गलत दिशा में है।
दिशा गलत थी। समाज की नजरों में वो जो कीड़े इकट्ठे करना था वो बस एक बचकानी हरकत थी, एक टाइम पास था। लेकिन डार्विन के लिए वो एक स्वाभाविक खिंचाव था। और जब उन्हें उस समुद्री जहाज पर HMS बीगल पर पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला तो उसी बचपन की आदत ने उन्हें जीवों के इवोल्यूशन को समझने में मदद की। और उसी से थियरी ऑफ एवोल्यूशन का जन्म हुआ। एग्जैक्टली तो एवरेज परफॉर्मेंस हमेशा टैलेंट की कमी नहीं होता, अक्सर वो गलत रास्ते का एक वार्निंग अलार्म होता है। ये फोनिंग अलार्म वाली बात ना भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट में कितनी सटीक बैठती है। अगर हम सीधे अपने आसपास देखें तो यहाँ JEE नीट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा तंत्र चल रहा है। बिल्कुल, लाखों बच्चे इसमें फंसे हैं। लाखों छात्रों को एक ही डिफॉल्ट सपने की तरफ धकेल दिया जाता है कि बस इंजीनियरिंग या मेडिकल में चले जाओ, बिना ये देखे कि उस इंसान का प्राकृतिक झुकाव क्या है। जो इंसान शायद एक बहुत बेहतरीन राइटर, डिजाइनर या फिलोसोफर बन सकता था, वो एक थका हुआ और एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह जाता है। और ये बहुत दुखद है। लेकिन यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा, क्या ये थोड़ा प्रिविलेज्ड लोगों का विचार नहीं है? एक आम इंसान जिसके सिर पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, वो अपनी इस अंदर की आवाज को कैसे सुने? फाइनेंशियल सिक्योरिटी का डर तो अपनी जगह बिल्कुल रियल है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय मध्य वर्ग में आर्थिक सुरक्षा की चिंता बहुत वास्तविक है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा और पैटर्न्स को देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। क्या कहते हैं पैटर्न्स? एक इंसान जो अपनी सही दिशा में अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ 10 साल काम करता है, वो उस इंसान से फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से बहुत आगे निकल जाता है जो गलत दिशा में पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलत दिशा में की गई मेहनत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और इसके ऊपर से समाज का ये दबाव कि अगर लीक से हटकर कुछ किया तो लोग क्या कहेंगे, इस कल्चर के आगे झुकने का जो कंपाउंड कॉस्ट है ना, वो बहुत भारी होता है। इंसान पूरी जिंदगी अपनी एक दबी हुई क्षमता और एक अनकही थकान के साथ जीता है। और 40 साल तक ऐसा काम करना जिससे आपको नफरत हो, वो किसी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन टैलेंट और पुल के बीच भी होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छे नंबर ले आता है तो पेरेंट्स तुरंत मान लेते हैं कि बस यही इसका लाइफ टास्क है, जबकि हो सकता है कि उसे मैथ सॉल्व करने में कोई अंदरूनी खुशी ना मिलती हो। हाँ, टैलेंट सिर्फ एक टूल हो सकता है, लेकिन पुल वो दिशा है जहां इंसान सच में खुशी खुशी जाना चाहता है। यही कारण है कि जब हम इंडियन मास्टर्स की बात करते हैं जिन्होंने अपनी इस आवाज को पहचाना और उस पर चले, तो चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। उनकी जर्नी भी आसान नहीं थी। APJ अब्दुल कलाम का ही उदाहरण ले लीजिए। रामेश्वरम वाले दिन। हाँ, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले कलाम बचपन में समुद्र तट पर घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते रहते थे। उस बच्चे की वो गहरी जिज्ञासा कि ये पक्षी बिना गिरे कैसे उड़ते हैं, क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है, उसी एक सवाल ने उन्हें साइंस की तरफ खींचा। आसमान की तरफ देखने वाले उस बच्चे का वो प्राकृतिक झुकाव ही बाद में भारत का पूरा मिसाइल प्रोग्राम बन गया। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो स्कूल ने उन्हें सिखाई हो या किसी एग्जाम के प्रेशर में उन्होंने पढ़ी हो। ये उनकी अंदर की आवाज थी। सुधा मूर्ति जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जो लाइफ टास्क था वो एक तरह से डुअल था। डुअल कैसे? वो टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट थी। अपने समय में एक बड़ी मोटर कंपनी की पहली महिला इंजीनियर बनना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कहानियां लिखने, इंसानी अनुभवों को समझने और दर्ज करने का जो खिंचाव था, वो इंजीनियरिंग में जाने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, उनकी किताबें बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने दोनों को साथ रखा। अपनी टेक्निकल नॉलेज से उन्होंने सिस्टम्स को समझा और अपने लिटरेचर से उन्होंने इंसानी भावनाओं को छुआ। दोनों ही चीजें फाइनली मानव कल्याण से जुड़ी थीं। और अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया में देखें तो सचिन तेंदुलकर का उदाहरण है। उनके कोच रमाकांत आचरेकर स्टंप पर जो सिक्के रखते थे, वो किस्सा तो सबको पता है। लेकिन सचिन के लिए क्रिकेट सिर्फ पैसे कमाने का करियर ऑप्शन नहीं था, वो उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने की भाषा थी। सही बात है। या फिर एक एकदम मॉडर्न एग्जाम्पल लें रितेश अग्रवाल का। 18 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लें, उन्होंने बजट ट्रैवल और साफ कमरों की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया और ओयो की शुरुआत की। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान नहीं था शुरुआत में, ये बस एक प्रॉब्लम को गहराई से देखने का जुनून था। इन सब कहानियों में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। इन लोगों ने अपने शुरुआती अट्रैक्शन को इग्नोर नहीं किया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के समय में जब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है,
तो एक इंसान अपनी इस दिशा को कैसे पहचाने, वो उस कंपस को कैसे ढूंढे? ये सच में सबसे प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि दूसरों की कहानियां सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद की लाइफ की बात आती है तो कोई इंसान अपना ये निजी सिग्नल कैसे पहचाने? दिशा खोजने के आम तौर पर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब किसी चीज की तरफ खिंचाव? हाँ, ये एक बहुत ही शांत सा खिंचाव होता है। कोई सब्जेक्ट या कोई प्रॉब्लम इंसान को बार बार अपनी तरफ खींचती है। अक्सर लोग इसे ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बहुत अनप्रैक्टिकल है, इससे पैसे थोड़ी बनेंगे, लेकिन यही पहला इशारा होता है। और दूसरा स्टेज? दूसरा स्टेज है एक्सप्लोरेशन, जब इंसान उस दिशा में काम करना शुरू करता है। यहाँ मुश्किलें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सही दिशा में आने वाली मुश्किलें एक दिलचस्प पजल की तरह लगती हैं। वो कोई बोझ या सजा नहीं लगती जिनसे भागने का मन करे। बिल्कुल, आप उन्हें सुलझाना चाहते हैं। और तीसरा स्टेज है कमिटमेंट। ये वो पल है जब इंसान अंदर से डिसाइड कर लेता है कि यही उसकी दिशा है। अब ये कई ऑप्शंस में से एक नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का सेंटर बन जाता है। मुझे लगता है कि इस पहले स्टेज यानी अट्रैक्शन को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका उन बचपन के दिनों में वापस जाना है। उस वक्त के बारे में सोचना जब सोशल एक्सपेक्टेशंस हावी नहीं थी। जब आप बस अपनी खुशी के लिए चीजें करते थे। वो कौन सा काम था जिसमें घंटों बीत जाते थे और टाइम का पता नहीं चलता था? और आज की भागदौड़ वाली लाइफ में इसे पहचानने का एक बहुत ही सटीक तरीका है, जिसे हम एनर्जी ऑडिट कह सकते हैं। एनर्जी ऑडिट ये Yes. कैसे काम करता है? इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए कि दिन भर में कौन सा काम ऐसा है जो उसे थकाने की बजाय एक नई एनर्जी देता है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, आप दोपहर के 3 बजे ऑफिस में कोई ऐसा काम करें जो आपको पसंद नहीं है। आधे घंटे में ही आपको लगता है कि पूरी दुनिया की थकान आपके कंधों पर है। आंखें भारी होने लगती हैं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ रात के 2 बज रहे हैं, आप अपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर या अपनी पसंद के किसी काम में लगे हैं। शरीर थका हुआ है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो काम आपको एनर्जाइज कर रहा है। एग्जैक्टली। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर पैसे की कोई चिंता ना हो और लोग क्या कहेंगे का कोई डर ना हो, तो उसका ध्यान खुद ब खुद कहाँ जाता है। ये एनर्जी ऑडिट वाली बात बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक देना भी बहुत जरूरी है। अक्सर जब लोग अपना पैशन फॉलो करने की बात करते हैं तो वो इसे बहुत ही रोमांटिक नजरिए से देखने लगते हैं। हाँ, वो फिल्मी वाला पैशन कि बस अपना पैशन फॉलो करो और हर दिन संडे जैसा फील होगा, कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा। ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अपनी सही दिशा ढूंढना कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि सब कुछ अचानक आसान हो जाएगा। इसमें भी सालों की कड़ी मेहनत लगती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, विफलताएं आती हैं और कई बार भयानक बोरियत का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता। बिल्कुल, सही दिशा में भी आपको बोरिंग काम करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सही दिशा में की गई मेहनत सस्टेनेबल होती है। इंसान उस बोरियत और उस भयानक थकान को भी झेल लेता है, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रही है, बाहर से किसी ने थोपी नहीं है। और जब इंसान अपने नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ काम करता है ना, तो वो काम सिर्फ सरवाइव करने का जरिया नहीं रह जाता। वो थकान भी उसे एक अजीब सी संतुष्टि देती है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा ठहर कर पीछे मुड़कर देखें, इंसान के जीवन के उन पैटर्न्स को टटोलें जो शायद बचपन से ही उसके साथ चल रहे थे। वो छोटे छोटे सिग्नल्स। हाँ, वो सिग्नल्स जो कभी पूरी तरह खामोश नहीं हुए। वो बस इंतजार करते रहे कि कब उस भारी शोर के बीच इंसान एक पल के लिए रुकेगा और उस शांत आवाज को सुनेगा। और यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। क्या? अगर हर सही दिशा में उठाया गया कदम हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरता है, तो जरा सोचिए, क्या हमारी रोजमर्रा की वो थकान और वो भयानक बोरियत सिर्फ हमारी कमजोरी है, या फिर वो हमारे शरीर का एक बेहद समझदार अलार्म सिस्टम है जो लगातार हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी और के बनाए हुए नक्शे पर चल रहे हैं। क्या कभी ऐसा फील हुआ है कि प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हो गई है? मतलब हम रोज मेहनत कर रहे हैं, वही रेपिटेटिव और बोरिंग काम बार बार कर रहे हैं, लेकिन सरफेस पे बाहर से देखने पर कोई चेंज नहीं दिख रहा। एक बिल्कुल अजीब सा ठहराव फील होता है उस वक्त। हाँ, एग्जैक्टली वही ठहराव। ऐसा लगता है जैसे हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं और बाकी पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल गई है। ये जो उलझन है ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन और स्लो पेस, आज हम इसी के बारे में सोच रहे थे। ये जो शुरुआती दौर होता है, जिसे एक आइडल अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं, ये सीखने का वो फेज है जो बिल्कुल इनविजिबल होता है, जिसे हम अक्सर फेलियर समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी आयरनी यही है कि लोग इस स्लो फेज को
अपनी हार मान लेते हैं। जबकि रियलिटी में ये जो निराशाजनक दौर है, जहां कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा, वो एक्चुअली किसी भी बड़ी मास्टरी की सबसे मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। अगर हम इस प्रोसेस को एक बार ठीक से समझ लें, स्पेशली माइंड और साइकोलॉजी के लेवल पर, तो काम को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। पर आज की दुनिया में कौन से बहुत अजीब लगता है मुझे। आजकल हमें हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मतलब खाना 10 मिनट में डिलीवर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट 15 सेकंड की रील्स में मिल जाना चाहिए। तो फिर किसी बड़ी सक्सेस में सालों क्यों लगने चाहिए? वही तो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है आज के टाइम का। हम बाहर से लोगों की सक्सेस देखते हैं, पर उसके पीछे का स्लो प्रोसेस नहीं देखते। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हम उन्हें एक महान थिंकर और राइटर मानते हैं, लेकिन उनका जो शुरुआती स्ट्रगल था वो कितना स्लो और इनविजिबल था, ये लोग भूल जाते हैं। हाँ, फ्रैंकलिन तो रातों रात इतने बड़े राइटर नहीं बन गए थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सालों तक एक प्रिंटिंग प्रेस में अप्रेंटिस की तरह काम किया था। और पता है उनका सीखने का तरीका क्या था? वो उस जमाने की सबसे बेहतरीन मैगजीन द स्पेक्टेटर, उसके आर्टिकल्स को पढ़ते थे, फिर उस मैगजीन को बंद करके रख देते थे और अपनी मेमोरी के बेस पर उस पूरे एसे को वर्ड फॉर वर्ड दोबारा लिखने की कोशिश करते थे। ये तो मतलब सुनने में बहुत एग्जॉस्टिंग और उबाऊ लग रहा है। बहुत ज्यादा उबाऊ। और वो यहाँ रुकते नहीं थे। जब वो अपना ड्राफ्ट लिख लेते थे तो उसकी तुलना ओरिजिनल आर्टिकल से करते थे। वो एक एक लाइन मैच करते थे कि कहाँ उन्होंने गलत वर्ड यूज किया, कहाँ उनके सेंटेंस का फ्लो टूट गया। फिर वो उन गलतियों को ठीक करते और वापस लिखते थे। इस पूरे प्रोसेस में तो कोई ग्लैमर है नहीं। जीरो ग्लैमर। कोई उन्हें स्टेज पर बुलाकर अवार्ड नहीं दे रहा था। ये सिर्फ एक बंद कमरे में शांति से अपनी कमियों को घिसने का काम था। ये वो इनविजिबल फाउंडेशन थी जिसके सालों बाद वो अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से एक बने। ये सुनकर मुझे चार्ल्स डार्विन का सफर याद आ रहा है। उनकी जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन थी, वो कोई रात में आया हुआ सडन आइडिया नहीं था। जब वो HMS बीगल जहाज पर अपने सफर पर थे, तो डार्विन ने सालों तक लगभग साइलेंट रहकर नेचर को सिर्फ ऑब्जर्व किया था। और एक पॉइंट पर तो उन्होंने 8 साल तक सिर्फ बार्नकल्स यानी समुद्री जीव के एक छोटे से टाइप का लगातार स्टडी किया। 8 साल? 8 साल सिर्फ एक छोटी सी चीज पर फोकस करना आज के टाइम में तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। वही तो। आज के टाइम में अगर कोई 8 महीने एक प्रोजेक्ट पर काम कर ले और उसे कोई रिकॉग्निशन ना मिले, तो लोग सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहते हैं कि करियर स्टक हो गया है। और यही वो पैटर्न है जो हमें समझना है। दुनिया को जो एक विजिबल ब्रेक थ्रू नजर आता है ना, एक अचानक आई हुई सक्सेस, उसके ठीक नीचे सालों की शांत इनविजिबल मेहनत होती है। ट्रू मास्टरी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। ये एक्चुअल काम को अपने हाथों से बार बार करने, उसमें बुरी तरह फेल होने और फिर से ट्राई करने से बनती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल भी तो है। जब कोई इस अप्रेंटिसशिप के फेज से गुजर रहा होता है, तो उसके दिमाग में कंपैरिजन का एक बहुत खतरनाक लूप चल रहा होता है। एक आवाज आती है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं अभी भी इस बोरिंग फेज में फंसा हुआ हूं। हाँ, और यही वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। वो इस स्लो पेस को, इस धीमेपन को अपनी नाकामयाबी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर क्विक सक्सेस नहीं मिल रही, मतलब मेरा रास्ता ही गलत है। अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे एक नया MBA ग्रेजुएट है, वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब स्टार्ट करता है। अब दिन भर वो एक्सेल शीट्स बना रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, मीटिंग के लंबे लंबे नोट्स टाइप कर रहा है। वो स्क्रीन को तब तक घूरता है जब तक नंबर्स उसे उस मैट्रिक्स मूवी के ग्रीन कोड की तरह ना दिखने लगे। एकदम माइंड नंबिंग काम। बिल्कुल। और उस पॉइंट पर उसे लगता है कि उसके टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। और तभी ब्रेक के टाइम वो अपना सोशल मीडिया खोलता है। वहां देखता है कि उसके कॉलेज के दोस्त अपने नए स्टार्टअप्स की फोटोज डाल रहे हैं, यूरोप के ट्रिप्स पर हैं। ये जो कंपैरिजन है, ये किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। पर एक डाउट है मुझे यहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इंसान सच में किसी ऐसी जगह फंसा हो जहां सिर्फ उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो। हम इस फाउंडेशन बिल्ड होने और सच में फंस जाने के बीच का फर्क कैसे समझेंगे? ये बहुत ही डीप सवाल है और इसका जवाब हमें कॉग्निटिव साइंस में मिलता है। कोई काम यूजलेस है या वो हमारी फाउंडेशन बना रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पर हमारा माइंड क्या प्रोसेस कर रहा है। जब कोई काम बहुत बोरिंग या रिपीटेटिव लगने लगे, तो इसका मतलब हमेशा स्टैग्नेशन नहीं होता। तो उसका साइंटिफिक मतलब क्या होता है फिर? उसका मतलब ये हो सकता है कि आपका माइंड उस स्किल को डीपली एब्जॉर्ब कर रहा है। साइकोलॉजी में इस स्टेट को अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस कहते हैं,
यानी एक ऐसी काबिलियत जो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रही है। ये अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है? थोड़ा इसको और सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ओके, इसको न्यूरोलॉजी के एंगल से देखते हैं। जब हम कोई भी नया काम सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक नया रास्ता, एक नया पाथवे बनाते हैं। शुरुआत में ये रास्ता बहुत कच्चा होता है, इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली सोच समझकर दिमाग लगाकर वो काम करना पड़ता है। जैसे जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं, गियर कहाँ है, क्लच कब दबाना है, सब पर फोकस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम उसी काम को बार बार करते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री हो, गाड़ी चलाना हो या कोई कोड लिखना हो, तो हमारे ब्रेन में उन न्यूरॉन्स के चारों तरफ एक सफेद रंग की लेयर बनने लगती है। इस बायोलॉजिकल लेयर को मायलिन कहते हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिकली ब्रेन में कुछ चेंज हो रहा है। 100%। ये एक एक्चुअल फिजिकल चेंज है। ये माइलिन उस न्यूरल पाथवे को इंसुलेट कर देता है, जैसे किसी बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, ये माइलिन की कोटिंग मोटी होती जाती है और उसकी वजह से ब्रेन में सिग्नल्स बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लगते हैं। हाँ, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता होगा जब वो काम हमारी रिफ्लेक्स में आ जाता है। बिल्कुल वही। फिर हमें उस काम के बारे में कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता, हमारा बॉडी और माइंड उसे ऑटोमेटिकली कर देते हैं। यही अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये माइलिन बनने की जो प्रोसेस है ना, ये बहुत स्लो होती है, इसलिए हमें सरफेस पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। वाओ, इसका मतलब वो जो एक्सट्रीम बोर्डम हम फील करते हैं वो एक्चुअली हमारे ब्रेन के अपग्रेड होने की आवाज है। माइंड क्वाइटली पैटर्न्स अब्सॉर्ब कर रहा था और हमें लग रहा था हम स्टक हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की हाईलाइट रील से अपना कंपैरिजन करने लगेंगे तो हम अपनी इस इनविजिबल फाउंडेशन को बनने से पहले ही तोड़ देंगे। सही कहा, इम्पेशंस हमारी इस डीप लर्निंग को किल कर देती है। पर अगर ये फेज इतना ही टफ और कंफ्यूजिंग है तो इसको सही तरह से नेविगेट कैसे किया जाए? मतलब इस स्लो अप्रेंटिसशिप के दौर से सक्सेसफुली बाहर कैसे निकलें? इस पूरे प्रोसेस को लॉजिकली 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है डीप ऑब्जर्वेशन, यानी बहुत गहराई से चीजों को देखना। जब भी कोई लर्नर किसी नई फील्ड में एंटर करता है तो उसका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, खुद को प्रूव करूं। जो कि शायद सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती, पहला काम सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व करना होना चाहिए। उस नए एनवायरनमेंट के अनरिटन रूल्स क्या हैं, वहाँ डिसीजंस एक्चुअली कैसे लिए जाते हैं, जो उस फील्ड के एग्जिस्टिंग मास्टर्स हैं वो प्रेशर वाली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। लोग अक्सर इस ऑब्जर्वेशन फेज को स्किप करके सीधे एक्शन में कूद जाते हैं और इसीलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सतह पर यानी सुपरफिशियल रह जाती है। अगर इस बात को इंडियन कंटेक्स्ट में सोचें तो धीरूभाई अंबानी की लाइफ का शुरुआती दौर इस डीप ऑब्जर्वेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल लगता है। उनकी कहानियों में अक्सर बस इतना बोला जाता है कि उन्होंने यमन के एक पेट्रोल पंप पर काम किया और वहां से आकर रिलायंस जैसी मैसिव कंपनी खड़ी कर दी। हाँ, लोग उस स्टेप को डायरेक्ट जंप कर देते हैं। राइट, पर सवाल यह है कि उस पेट्रोल पंप पर एक्चुअल में चल क्या रहा था? उन्होंने वहां सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल थोड़ी भरा होगा। वही तो डीप ऑब्जर्वेशन थी। वो पेट्रोल पंप उनकी अप्रेंटिसशिप का पहला क्लासरूम था। उन्होंने वहां खड़े रहकर ये नहीं देखा कि लोग कितना फ्यूल डलवा रहे हैं, उन्होंने बिजनेस के अनरिटन रूल्स को पढ़ा। उन्होंने उस स्लो टाइम में ये ऑब्जर्व किया कि सप्लाई चेन कैसे फंक्शन करती है, ट्रांजैक्शंस का फ्लो क्या है, सप्लायर्स और कस्टमर्स के बीच लॉन्ग टर्म रिलेशंस कैसे बिल्ड होते हैं और मार्जिन्स कैसे सेट होते हैं, प्रॉफिट कहाँ बनता है। एग्जैक्टली ये सब किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा था, ये उन्होंने रियल वर्ल्ड में रियल लोगों को बिजनेस करते हुए देखकर समझा। उस स्पेसिफिक टाइम पर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली थी, पर उन्होंने साइलेंटली उस पूरे सिस्टम को डिकोड कर लिया था जो आगे चलकर उनके एम्पायर का बेस बना। ठीक है, तो पहली लेयर हो गई डीप ऑब्जर्वेशन, हमने सिस्टम को समझ लिया। लेकिन उसके बाद क्या? सिर्फ दूर से देखने से तो कोई मास्टर नहीं बनेगा ना। वहां आती है दूसरी लेयर, प्रैक्टिस। पर इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, ये रैंडमली किसी काम को 100 बार रिपीट करना नहीं है। इसे कहते हैं डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी पूरे फोकस और इंटेंशन के साथ किया गया अभ्यास। रैंडम रेपिटेशन और डिलिबरेट प्रैक्टिस में क्या फर्क है? फर्क यह है कि डिलिबरेट प्रैक्टिस में इंसान एक पूरे काम के एक बहुत ही छोटे से हिस्से पर फोकस करता है। वो नोट करता है कि इस बार उसे कहाँ गलती हुई और अगली बार उसे सिर्फ 1 मिलीमीटर और बेहतर कैसे करना है। वो माइंडलेसली सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करता।
अगर मैं इसको स्पोर्ट्स से रिलेट करूं तो विराट कोहली की जो ट्रेनिंग है वो इस डिलिबरेट प्रैक्टिस का एक सॉलिड एग्जाम्पल है। जब उन्हें ग्राउंड पर किसी डेड एक्यूरेट कवर ड्राइव को हिट करते हुए देखते हैं जहां बॉल 250 की स्पीड से आ रही हो, तो वो मैजिक लगता है। पर उसके पीछे का लॉजिक मैजिक नहीं है। बिल्कुल, उसे एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उनके पास ये सोचने का टाइम ही नहीं होता कि मेरा फ्रंट फुट कहाँ जाएगा या बैट का एंगल क्या होगा। उनकी बॉडी ऑटो पायलट पर वो परफेक्ट शॉट खेल देती है। और वही ऑटो पायलट वो माइलिन है जिसके बारे में हमने बात की थी। उनका वो रिफ्लेक्स प्रैक्टिस नेट्स में खेली गई उन लाखों बॉल्स का एंड रिजल्ट है। लेकिन विराट ने सिर्फ नेट में खड़े रह के बॉल्स फेस करने का कोटा पूरा नहीं किया होगा। हाँ, वो हर एक बॉल के बाद खुद को करेक्ट करते होंगे। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि अगर कोई एक बॉल उनके बैट के एज पर लग गई तो अगली 50 बॉल्स पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फुट मूवमेंट को 1 इंच ठीक करने पर काम किया होगा। सालों तक उस एक्सट्रीम थकान और बोरिंग रूटीन के बीच हर दिन अपने आप को 1% बेटर करने का नतीजा ये है कि वो स्किल अब उनके मसल मेमोरी में अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन चुका है। और दूसरी लेयर की वो पेन्सटेकिंग डिलिबरेट प्रैक्टिस भी कर ली, तो उसके बाद क्या तब जाकर इंसान कुछ रेवोल्यूशनरी कर सकता है? तब जाकर आप तीसरी लेयर में एंटर करते हैं, जो है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी नए प्रयोग करना। जब आप उन पुराने रूल्स को इतना डीपली समझ चुके हैं कि वो आपकी सांसों में बस गए हैं, तब आपको उन्हें तोड़ने की आज़ादी मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर बिना बेस बनाए सीधे एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, जिसका एंड रिजल्ट सिर्फ कंफ्यूजन होता है। जैसे बिना ABCD सीखे सीधा पोएट्री लिखने की कोशिश करना। सही बात है। आप रूल्स को इफेक्टिवली तभी तोड़ सकते हैं जब आप उन्हें बनाने वाले से भी बेहतर जानते हो। एक मजबूत फाउंडेशन ही किसी बड़े और नए एक्सपेरिमेंट का वजन उठा सकती है। ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली बात सुनकर मुझे AR रहमान याद आ गए। मतलब हम सब उनके म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। उन्होंने 90s में जो बीट्स क्रिएट की थी, उन्होंने पूरी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही बदल दिया था। पर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका बेस कहाँ से आया। उन्होंने डे 1 से आकर रूल्स नहीं तोड़े थे। बिल्कुल नहीं। रहमान साहब ने अपने शुरुआती सालों में हिंदुस्तानी और कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक को एक्सट्रीम डेप्थ में सीखा था। उन्होंने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पर, पियानो पर सालों तक रिगरसली रियाज किया। जो क्लासिकल म्यूजिक के एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना, उन पर मास्टरी हासिल की। उसके बाद ही उन्होंने उन रूल्स को ट्विस्ट करना शुरू किया। हाँ, जब वो सारे सुर उनके सबकॉन्शियस में परफेक्टली सेट हो गए, तब उन्होंने अपने उन रूल्स के साथ प्ले करना शुरू किया। फिर उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन मेलोडीज को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक और वेस्टर्न सिंथ्स के साथ ब्लेंड किया। और उनका वो फ्यूजन इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वो जानते थे कि किस रूल को कितना स्ट्रेच करना है कि गाना बेसुरा ना लगे, बल्कि एक नए इमोशन क्रिएट करे। अगर वो लंबी क्लासिकल अप्रेंटिसशिप नहीं होती तो वो एक्सपेरिमेंट शायद बस एक रैंडम शोर बनकर रह जाता है। एग्जैक्टली। और आज के स्टार्टअप या कॉर्पोरेट कल्चर को यही एक बात समझनी चाहिए। आज के सिस्टम ने एक बहुत डिस्ट्रक्टिव मिथ क्रिएट कर दिया है। मीडिया हमें दिखाता है कि एक 22 साल का फाउंडर है जिसने रातों रात $multi-million कंपनी बना ली, पर उस चमक के पीछे की जो इनविजिबल कोडिंग है वो किसी को नहीं दिखती। वो 10 साल का साइलेंट ग्राइंड किसी मैगजीन के कवर पर नहीं आता। वो सालों की एंडलेस कोडिंग, छोटे प्रोजेक्ट्स में फेल होना, क्लाइंट से रिजेक्शन मिलना, वो सब हेडलाइन नहीं बनते। और इसीलिए नए लोगों में एक शॉर्टकट वाली मेंटालिटी डेवलप हो रही है। हाँ, मतलब किसी ने YouTube पर 10 मिनट का एक क्रैश कोर्स वीडियो देख लिया और उसको लगता है कि उसने सारी मास्टरी अचीव कर ली। लोग उस 10 मिनट के समरी को किसी रियल एक्सपर्ट के सालों के एक्सपीरियंस का शॉर्टकट समझ लेते हैं, और जब वो रियलिटी में ग्राउंड पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इस इम्पेशंस के चक्कर में लोग कुछ फंडामेंटल गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती तो यही है कि लोग सिर्फ रिकग्निशन या फेम के लिए काम करने लगते हैं। अगर काम इनविजिबल है, जहां कोई तारीफ नहीं मिल रही, तो वो उसे करना ही नहीं चाहते। सबको डे 1 से स्पॉटलाइट चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है ईगो। आपने अपना अहंकार इतना बड़ा कर लिया है कि आप सीख ही नहीं पा रहे। इस स्लो फेज की, इस अप्रेंटिसशिप की सबसे बड़ी डिमांड होती है ह्यूमिलिटी, यानी विनम्रता। इसे हम सबमिट टू रियलिटी कह सकते हैं। सबमिट टू रियलिटी, ये फ्रेज बहुत पावरफुल है। इसका सीधा मतलब है अपने ईगो को साइड में रखकर ये एक्सेप्ट करना कि मुझे अभी सब कुछ नहीं आता। मैं यहाँ इस सिस्टम को समझने आया हूँ, और जो लोग यहाँ मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी और उनको सुनना पड़ेगा। बिना इस बेसिक ह्यूमिलिटी के आप कभी डीप लर्निंग वाले फेज में एंटर ही नहीं कर सकते। ह्यूमिलिटी और साइलेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो
MS धोनी का फेस मुझे सबसे रिलेटेबल लगता है। आज हम उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं प्रेशर सिचुएशंस में, उनका काम नेचर सबको अमेज करता है, लेकिन खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर जो इंसान सालों तक टिकट चेक करा था, वो फेज उनकी लाइफ का एक डिटोर नहीं था, वो उनकी ओरिजिनल ट्रेनिंग थी। एग्जैक्टली वो टिकट कलेक्टर वाला फेज सिर्फ एक लंबा इंतजार नहीं था। उस वक्त उनके पास कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो कभी इंडियन टीम में खेलेंगे भी या नहीं। वहाँ कोई कैमरास नहीं थे, पर उस स्टेशन की भरी भीड़ में, हर रोज के उस क्योटिक स्ट्रगल में उन्होंने रियल प्रेशर को हैंडल करना सीखा। लोग उनसे झगड़ते होंगे, डेली नए कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, और उन्होंने उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच चुपचाप ऑब्जर्व करना और काम रहना सीखा। जब सालों बाद उन्हें ग्राउंड पर बड़ा मौका मिला, तो वो जो प्रेशर में ठंडे दिमाग से फैसले लेने की एबिलिटी थी, वो उनकी उस इनविजिबल और उबाऊ दौर की ही प्रैक्टिस थी। उन्होंने उस स्लो वेटिंग पीरियड को अपनी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बना लिया था। एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कहानी गुलजार साहब के भी है। आज हम उनके लिखे हुए गानों और उनकी पोइट्री की डेप्थ में खो जाते हैं, लेकिन उनका लिटरेरी सफर सीधे फिल्म स्टूडियो से नहीं शुरू हुआ था। वो मुंबई के एक मोटर गैराज में मैकेनिक का काम करते थे, गाड़ियों का इंजन ठीक करते थे, उन पे कलर करते थे। और जब वो वक्त के साथ बिमल रॉय जैसे लेजेंड डायरेक्टर के पास पहुंचे, तो उन्होंने जाते ही ये ईगो नहीं दिखाया कि मैं गाने लिखूंगा। वही उनका सबमिट टू रियलिटी मोमेंट था। बिल्कुल, उन्होंने एक छोटे असिस्टेंट की तरफ काम करना शुरू किया। वो सेट पर खामोशी से ऑब्जर्व करते थे कि सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, डायरेक्टर एक्टर से इमोशन कैसे निकलवाता है, डायलॉग का ठहराव कहाँ होना चाहिए। वो सालों तक चलने वाला एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन था। और उन्होंने उस टाइम अपने ईगो को कभी बीच में आने नहीं दिया। उन्होंने ग्रीस लगे हाथों से शुरुआत की, और उस डीप ह्यूमिलिटी ने ही उनको वो अंडरस्टैंडिंग दी जिसने आगे चलकर उन्हें इंडिया का इतना महान लिरिसिस्ट और फिल्म मेकर बनाया। ये सारी कहानियां हमें वापस एक ही कोर पॉइंट पर लाती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा भागते हैं, यानी रेपिटेटिव काम, लंबा टाइम और बिना किसी इंस्टेंट तारीफ के चुपचाप एफर्ट लगाते रहना, वही एग्जैक्टली सबसे वैल्यूएबल पीरियड होता है। और हम बस फास्ट फॉरवर्ड करके एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं। अगर मैं सारी बात को एक इमेज में, एक मेटाफॉर में समराइज करूं, तो ये अप्रेंटिसशिप का स्लो फेज सर्दियों के मौसम में जमीन के अंदर बीज बोने जैसा है। सर्दियों में बीज बोना? ओके। जब आप विंटर में बीज बोते हैं, तो महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, सरफेस पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा, सारी मेहनत बर्बाद है। लेकिन उस ठंडी और काली मिट्टी के बिल्कुल नीचे उस बीज की जड़ें हर दिन और गहरी और सॉलिड हो रही होती हैं। वो अंडरग्राउंड अपनी फाउंडेशन बना रही हैं। हाँ, वो जड़ें फ्यूचर के स्टॉर्म्स को झेलने की तैयारी कर रही होती हैं। और फिर जब सही टाइम आता है, जब फाइनली मौसम बदलता है, तो वो पौधा अचानक से सरफेस के ऊपर नजर आता है। पूरी दुनिया को लगता है कि ये तो कलयुग का है, ओवरनाइट सक्सेस है। पर सच्चाई ये होती है कि वो अपने उस लंबे, अनसीन और स्लो फेस की वजह से ही वहां खड़ा हो पाया है। ये मेटाफोर सच में बहुत कुछ बदल देता है, सोचने का तरीका ही अलग कर देता है। आज की जो ये हसल कल्चर है ना, जो हमें हर वक्त दौड़ने पर मजबूर करती है, और अगर 10 दिन में रिजल्ट ना आए तो हमें यूजलेस फील करवाती है। पर अगर हम 1 मिनट रुककर सोचें, अगर हम अपने आज के सबसे बोरिंग, सबसे स्लो और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग लगने वाले फेज को ही अपनी आने वाली लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेनिंग मान लें, तो क्या होगा? अगर ये रियलाइज हो जाए कि आज का वो इनविजिबल ग्राइंड ही कल की सॉलिड फाउंडेशन है, तो शायद हम उस प्रोसेस में पेशेंस रख पाएंगे। शायद इस इंस्टेंट दुनिया में वो साइलेंट फेज ही आगे जाने का असली रास्ता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग लाइफ में अचानक से आते हैं और पूरी दिशा ही बदल देते हैं। एक बहुत ही शांत सा एहसास होता है। हाँ, मतलब जब कोई ऐसा इंसान मिलता है जो उस रास्ते से पहले ही गुजर चुका है, जहां हम अभी सिर्फ चलना सीख रहे हैं। बिल्कुल। इस विचार को अगर एक रूपक या मेटाफर की तरह देखें, तो मान लीजिए कोई इंसान एक बिल्कुल अनजान शहर में पहुंच गया है, जिसे अपनी मंजिल का नाम तो पता है, लेकिन रास्ते का कोई अंदाजा नहीं है। राइट। अब अगर वो बिना किसी मदद के रास्ता खोजने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो भटकेगा, गलत गलियों में जाएगा, और शायद कई घंटों तक उसी एक चौराहे पर गोल गोल घूमता रहेगा। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई समुद्री जहाज पानी के नीचे छिपी चट्टानों से बार बार टकरा रहा हो, क्योंकि उसे गहराई का अंदाजा नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस भटकते हुए इंसान को कोई लोकल गाइड मिल जाए, कोई ऐसा जिसे उस शहर का पूरा नक्शा जुबानी याद हो, तो मंजिल वही रहती है, चलने की मेहनत भी उसी इंसान को करनी पड़ती है, लेकिन
उलझन बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ, समय की भारी बचत होती है और एक अजीब सा सुकून मिलता है। और यही वो पॉइंट है जहां इंसान की ग्रोथ एकदम से एक्सेलरेट हो जाती है। एक सही मेंटरशिप की अहमियत सिर्फ रास्ता दिखाने तक लिमिटेड नहीं है। मतलब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन का लेन देन नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक सच्चा मेंटर सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या देखना है, वो देखना सिखा देता है। वो एक पूरा नजरिया, एक पर्सपेक्टिव देता है। सही कहा। सीखने वाले को अक्सर पता ही नहीं होता कि उसके आसपास और भी कितने रास्ते मौजूद हैं। मेंटर उस अंधेरे में एक रोशनी की तरह काम करता है, जो छुपी हुई चीजों को साफ कर देता है। हाँ, वो अनुभव जिसे हासिल करने में किसी को शायद पूरी जिंदगी लग जाए, एक सही मार्गदर्शन से महज कुछ सालों या महीनों में समझा जा सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि ये जो शुरुआती स्ट्रगल का दौर होता है, जो स्ट्रगल फेज है, वो बहुत ही अजीब होता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए नागपुर का एक यंग क्रिकेटर है, बहुत पैशनेट है, रोज सुबह उठकर नेट प्रैक्टिस करता है, पसीना बहाता है। और फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। राइट। महीनों की मेहनत के बाद भी उसका गेम एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है। परेशानी ये है कि उसके पैरों की मूवमेंट में एक बहुत ही बेसिक गलती है। जो वो खुद नहीं देख पा रहा। हाँ, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को बाहर से नहीं देख सकता। उसे लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। लेकिन वो खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में खड़ा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में एक मेंटोर उस इनविजिबल दीवार को कैसे तोड़ता है? इस सिचुएशन को अगर साइकोलॉजी की भाषा में समझें तो इसे अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, यानी जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या नहीं पता। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी के दांतों में कुछ फंसा हो। कॉन्फिडेंस में मुस्कुराकर बात कर रहा हो। हाँ, उसे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास शीशा नहीं है, उसे अपनी इस छोटी सी गलती का अंदाजा ही नहीं है। तो मेंटर असल में वो शीशा है। सही कहा। ये सीखने का वो शुरुआती चरण है जहां बिना किसी बाहरी नजर के इंसान अनजाने में अपनी ही तरक्की पर रोक लगा देता है। ये शीशे वाला एग्जाम्पल बहुत सटीक है। इसी से जुड़ी एक और बात मैं सोच रही थी, रतन टाटा और जेआरडी टाटा के बारे में। हाँ, बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है ये। ऐसा माना जाता है कि जब रतन टाटा ने शुरुआत की थी तो जेआरडी उनके लिए उसी शीशे का काम कर रहे थे। लेकिन क्या बिजनेस में मेंटरशिप सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ना या प्रॉफिट का हिसाब लगाना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो काम तो कोई भी मैनेजमेंट की किताब कर सकती है। तो फिर फर्क कहाँ आता है? असली फर्क ऑब्जर्वेशन में आता है। रतन टाटा ने जेआरडी से सिर्फ बिजनेस के कदम नहीं सीखे, उन्होंने क्राइसिस के टाइम में, संकट के समय में जेआरडी के सोचने के तरीके को गहराई से ऑब्जर्व किया। मतलब जब बहुत भारी दबाव हो, चारों तरफ अफरा तफरी मची हो, तब एक लीडर कैसे शांत रहता है, अपने उसूलों पर कैसे टिका रहता है, ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलती। ये सिर्फ किसी के साथ रहकर, उसे करीब से देखकर ही अंदर उतारी जा सकती हैं। जेआरडी ने उन्हें ये नहीं बताया कि फैसले कैसे लेने हैं, बल्कि ये सिखाया कि मुश्किल वक्त में फैसले लेने का नजरिया क्या होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसने मुझे बहुत हैरान किया था। माइकल फैराडे की कहानी। साइंस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम। हाँ, लेकिन उनका शुरुआती सफर बहुत मुश्किल था। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से थे और किताबों की बाइंडिंग का काम करते थे। लेकिन सीखने की भूख बहुत थी उनमें। जबरदस्त भूख थी। एक दिन उन्हें महान साइंटिस्ट हम्फ्री डेवी के लेक्चर में जाने का मौका मिला। फैराडे ने सिर्फ सुना नहीं, बहुत ध्यान से नोट्स बनाए और फिर उन्हें बाइंड करके डेवी को भेज दिया। राइट। वो एक तोहफा था, फैराडे के जुनून का सबूत। डेवी इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फैराडे को अपना असिस्टेंट रख लिया। लेकिन एक असिस्टेंट से महान साइंटिस्ट बनने का सफर सिर्फ लैब में काम करने से तो तय नहीं हुआ होगा। What's fascinating here is फैराडे ने लैब में सिर्फ डेवी के हाथ चलते हुए नहीं देखे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि डेवी कौन सा केमिकल किस में मिला रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो डेवी उस विफलता पर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने साइंस को समझने के तरीके और गलतियों को पकड़ने के लॉजिक को समझा, जिसे हम लॉजिक ऑफ इंक्वायरी कह सकते हैं। एग्जैक्टली। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेवी ने फैराडे को फैक्ट्स नहीं रटाया, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सिखाया। सफलता की निराशा को एक नए सवाल में कैसे बदला जाए, ये सिखाया। हाँ, और ये सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं है, ये पूरी विचार प्रक्रिया को अपनाना है। अगर हम साइंस से हटकर आर्ट की दुनिया में जाएं, तो मोज़ार्ट का एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है। मोज़ार्ट, जिनमें कुदरती टैलेंट कूट कूट कर भरा था। बिल्कुल, बहुत छोटी उम्र से अद्भुत संगीत बजाते थे।
तो सवाल ये उठता है कि जिस इंसान में पहले से इतना टैलेंट हो, उसे किसी मेंटर की क्या जरूरत है? उनके पिता लियोपोल्ड ने ऐसा क्या किया जो मोजार्ट खुद नहीं कर सकते थे? ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर हमें लगता है कि टैलेंट ही सब कुछ है। मोजार्ट का टैलेंट कुदरती था, एक कच्ची मिट्टी की तरह। लेकिन लियोपोल्ड खुद एक बेहतरीन टीचर थे। उन्होंने सिर्फ टैलेंट को सराहा नहीं, उन्होंने उसे एक स्ट्रक्चर दिया, एक ढांचा दिया, दुनिया के महान म्यूजिशियन से मिलवाया, यूरोप घुमाया। लियोपोल्ड ने मोजार्ट को सिर्फ संगीत के नोट्स नहीं सिखाए, बल्कि संगीत का गहरा व्याकरण सिखाया। क्योंकि जब बहुत टैलेंट होता है तो भटकने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। लियोपोल्ड ने उस टैलेंट को एक स्पष्ट दिशा दी। ये सिखाया कि संगीत सिर्फ आवाज पैदा करना नहीं है, आवाज के जरिए एक कहानी कहना है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि एक मेंटोर कभी भी आपके लिए आपका काम नहीं करता। वो एक बहुत ही सटल, बहुत सूक्ष्म मार्गदर्शन देता है। भारत की जो गहरी गुरु शिष्य परंपरा है, वो इसी सटल गाइडेंस का एक बहुत बड़ा रूप है। राइट। इस परंपरा में गुरु सिर्फ जानकारी का जरिया नहीं होता, वो शिष्य के सोचने के तरीके को गढ़ता है। रामानुजन और जीएच हार्डी का ही केस ले लीजिए। रामानुजन की जन्मजात प्रतिभा असाधारण थी। उनके दिमाग में गणित के ऐसे फॉर्मूले आते थे जो कैम्ब्रिज के बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए पहेली थे। लेकिन जब वो कैम्ब्रिज गए तो हार्डी ने उनके टैलेंट को देखकर ताली बजाकर छोड़ नहीं दिया। हार्डी ने देखा कि रामानुजन के पास जवाब तो हैं, लेकिन उन जवाबों तक पहुंचने का साइंटिफिक रास्ता वो गायब है। तो हार्डी ने उन्हें दुनिया के सामने अपनी बात रखने का वो कठोर वैज्ञानिक तरीका सिखाया। हाँ, एक सच्चा मेंटर कभी सीधे जवाब नहीं देता। वो सामने ऐसे सवाल लाकर खड़ा कर देता है जो इंसान को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। वो पकी पकाई रोटी नहीं देता, खेत में बीज बोना सिखाता है। ये जो सीखने की पूरी प्रोसेस है, मुझे लगता है कि इसे हम 3 अलग-अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। बताइए। सबसे पहले आता है सिर्फ देखना, ऑब्जर्व करना। इस फेज में इंसान बारीकी से अपने मेंटर को देखता है। मुझे सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर सर की वो कहानी याद आती है। वो स्टंप पर सिक्का रखने वाली? हाँ, आचरेकर सर प्रैक्टिस के दौरान स्टंप पर एक सिक्का रख देते थे। रूल था कि अगर बॉलर आउट कर दे तो सिक्का उसका, आउट नो हो तो सचिन का। सचिन ने ऐसे बहुत सिक्के जीते। बाहर से देखने पर ये एक खेल लगता है, लेकिन असल में प्रेशर को हैंडल करने की बहुत गहरी ट्रेनिंग थी। बिल्कुल। जब आप दिन भर बैटिंग करके थक चुके होते हैं, तब वो 1 रुपए का सिक्का आपके दिमाग को फोकस करने का काम करता है। सचिन ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे एक छोटी सी चीज उनके पूरे फोकस को बदल सकती है। ये तो हुआ पहला चरण। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो है जो कुछ देखा उसे अपने अंदर उतार लेना, एब्जॉर्ब करना। हाँ। इस पर मुझे ए.आर. रहमान का सफर बहुत दिलचस्प लगता है। उन्होंने शुरुआती दिनों में इलैयाराजा के साथ बहुत काम किया था, उनकी धुनों की गहराई को एब्जॉर्ब किया। लेकिन अगर कोई सिर्फ एब्जॉर्ब करता रहे तो वो अपने मेंटर की परछाई बनकर रह जाएगा। रहमान इलैयाराजा की कॉपी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनकी अपनी एक अलग आवाज है। और यही एक सफल शिष्य की पहचान है। ज्ञान को एब्जॉर्ब किया, तकनीक को समझा, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोई। धुन बनाते वक्त उसमें उनकी अपनी रूह होती थी। और यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम एक्सपैंड करना कह सकते हैं, यानी जो सीखा है उसे नए दायरों में फैलाना। एक्सपैंड करने का विचार बहुत पावरफुल है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल नंदन नीलेकणी है। उन्होंने इन्फोसिस में नारायण मूर्ति के साथ काम किया, उनके बिजनेस एथिक्स को गहराई से सीखा। वो ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब करने का टाइम था। हाँ, लेकिन जब वक्त आया तो उन्होंने उस सीख को सिर्फ एक आईटी कंपनी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उन उसूलों को आधार प्रोजेक्ट जैसी बिल्कुल नई और नेशनल लेवल की पहल में कामयाबी से लागू किया। अनुशासन और सिस्टम बनाने के ज्ञान को एक बहुत बड़े कैनवस पर उतारा। ये होता है एक्सपैंड करना। मेंटर आपको एक टूल किट देता है, लेकिन उस टूल किट से आप क्या बनाते हैं ये आपकी अपनी मेहनत और इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। ये सब सुनने में जितना आइडियल लगता है, रियल लाइफ में हमेशा इतना सीधा नहीं होता। एक बहुत बड़ी रुकावट अक्सर बीच में आ जाती है, हमारा अपना ईगो ट्रैप। हाँ, जब हम रास्ता भटक जाते हैं, गूगल मैप होने के बावजूद हम किसी से रास्ता नहीं पूछते, अंदर से आवाज आती है, मैं खुद रास्ता खोज लूंगा। सीखने वाले के मन में भी यही आवाज उठती है कि मैं खुद सीख सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खास तौर पर जब थोड़ी तरक्की हो जाती है। राइट। लेकिन हकीकत में किसी से मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जो इंसान ये मान लेता है कि उसे सब कुछ नहीं आता, वही असल में कुछ नया सीख सकता है। खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है। लेकिन क्या इस रिश्ते का कोई डार्क साइड भी है? हमने हम्फ्री डेवी और फैराडे की बात की,
शुरुआत में डेवी ने फैराडे को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई थी। जब मेंटर को लगने लगे कि शिष्य उससे आगे निकल रहा है तो क्या होता है? ये कड़वा सच है कि मेंटर्स भी इंसान होते हैं, उनमें भी असुरक्षा की भावना आ सकती है। फैराडे के आविष्कार जब दुनिया भर में मशहूर होने लगे तो इतिहास गवाह है कि डेवी अपने ही शिष्य की तरक्की से जलने लगे थे। उन्होंने फैराडे को रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनने से रोकने की कोशिश की। ये वो डार्क साइड है जहां मार्गदर्शक अपनी ही बनाई रोशनी से डरने लगता है। ये बहुत अजीब लगता है। जो उंगली पकड़कर चलना सिखाता है वही पैरों की बेड़ी बन सकता है। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि मेंटर का सम्मान करें, ज्ञान लें, लेकिन उन पर इतना निर्भर न हो जाएं कि खुद के फैसले लेने की आज़ादी छिन जाए। सच्ची मेंटरशिप आत्मनिर्भर बनाती है, मोहताज नहीं। आत्मनिर्भरता की बात करें तो अलेक्जेंडर और अरस्तु की कहानी बहुत फिट बैठती है। अलेक्जेंडर एक महान योद्धा था, लेकिन अरस्तु ने उसे तलवार चलाना नहीं सिखाया। अरस्तु ने उसे चीजों को देखने का एक तार्किक, एक रैशनल नजरिया दिया, जिसने अलेक्जेंडर की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया से अलग बना दिया। वो सिर्फ ताकत से नहीं, गहरी समझ से आगे बढ़ रहा था। और यहीं से उस विचार पर भी चोट पहुंचती है जिसे आज बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, सेल्फ मेड इंसान का विचार। ये सोचना कि कोई बिना मदद के अकेले ही शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है, वो महज एक भ्रम है। हर सफल इंसान के पीछे कोई मार्गदर्शक होता है। आज के दौर में अगर कोई फिजिकल मेंटर नहीं है तो किताबें या वीडियोस भी वर्चुअल मेंटर बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल। जब वो रामेश्वरम में पढ़ाई कर रहे थे तो आइंस्टाइन वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनकी किताबों को अपना मार्गदर्शक बना लिया। ज्ञान जहां से भी मिले, अगर नजरिया सही है तो वो मेंटो बन सकता है। मेंटोरशिप शारीरिक उपस्थिति नहीं, एक बौद्धिक जुड़ाव है। ये सब समझने के बाद एक बहुत ही गहरी खामोशी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे सफर के दौरान एक सही गाइड ने कभी सवालों के बने बनाए जवाब नहीं दिए। उसने तो बस चुपचाप उन सवालों को ही बदल दिया जो सीखने वाला इंसान खुद से पूछ रहा था। उलझन से शुरू हुआ वो सफर धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। और जब कोई इंसान इस लंबे सफर के अंत में पूरी तरह आजाद होकर अकेले चलना शुरू करता है तो एक खामोश सा चमत्कार होता है। उसे अचानक ये एहसास होता है कि मुश्किल वक्त में उसे रास्ता दिखाने वाली मेंटर की जो बाहरी आवाज थी, वो अब धीरे धीरे उसकी अपनी ही अंतरात्मा की आवाज में बदल चुकी है। जो कभी किसी और का मार्गदर्शन था, वो अब उसका अपना पक्का आत्मविश्वास बन गया है। इंसान चलता अकेला ही है, लेकिन वो आवाज हमेशा उसके साथ रहती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का बिहेवियर समझ ही नहीं आता? हाँ, मतलब बिल्कुल। जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक सामने वाला इंसान कुछ ऐसा कर दे जिसका सरफेस पर कोई लॉजिकल सेंस ही ना बन रहा हो। और दिमाग बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर इस इंसान ने ऐसा किया क्यों। हम उस अजीब बिहेवियर को अपने लॉजिक के फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो फिट नहीं होता तो हमें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल इर्रेशनल है या फिर अनरीजनेबल है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल फीलिंग है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। आज हम जिन साइकोलॉजिकल केस स्टडीज और बिहेवियरल रिसर्च पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनका मेन फोकस यही है। इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि हम ह्यूमन इंटरैक्शंस को इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। एक सिनेरियो सेट करते हैं पहले। बिल्कुल, बताएं। रवि नाम का एक ब्रिलियंट आईटी प्रोफेशनल है। उसके नंबर्स हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, टेक्निकल स्किल्स कमाल की हैं, और कोडिंग में मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे लोग हर ऑफिस में होते हैं जो टेक्निकली टॉप टियर होते हैं। एग्जैक्टली। तो एक दिन उसके पास एक बहुत ही बढ़िया गेम चेंजिंग आइडिया आता है जिससे उसकी कंपनी का वर्कफ्लो कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो सकता है। वो पूरी मेहनत से डेटा इकट्ठा करता है, एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन बनाता है और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग में कॉन्फिडेंटली अपना आइडिया प्रेजेंट करता है। पर वहां जो होता है वो रवि के लिए कंप्लीटली शॉकिंग था। उसका सीनियर मिस्टर शर्मा उस आइडिया को लगभग तुरंत रिजेक्ट कर देता है। हाँ, बिना किसी सॉलिड डेटा या लॉजिकल रीजन के अजीब से ऑब्जेक्शंस रेज करता है और आइडिया को वहीं टेबल पर डिसमिस कर देता है। और इसके बाद रवि का रिएक्शन वही होगा जो किसी का भी होगा। वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही नैरेटिव बनता है कि ऑफिस में सिर्फ टॉक्सिक पॉलिटिक्स चल रही है, सीनियर्स जेलस हैं और कोई जेन्युइनली इनोवेशन चाहता ही नहीं। पर असली ट्विस्ट यहाँ नहीं है। ट्विस्ट तब आता है जब करीब 1 महीने बाद एक और कॉलीग अनिल वही सेम कोर आइडिया थोड़े अलग ढंग से, थोड़ी अलग पैकेजिंग के साथ पेश करता है, और मिस्टर शर्मा उसे तुरंत अप्रूव कर देते हैं। इस पॉइंट पर आकर किसी का भी सिनिकल होना नेचुरल है,
पर अगर इस सिचुएशन को गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के लेंस से हटाकर एक ठहरी हुई ऑब्जर्वेशन के साथ देखा जाए तो सच्चाई कुछ और निकल कर आती है। मतलब प्रॉब्लम रवि के उस आइडिया में नहीं थी? नहीं, प्रॉब्लम रवि के एग्जीक्यूशन, उसके डेटा या उसके टेक्निकल स्किल में भी नहीं थी। इन केस स्टडीज से एक बहुत ही गहरा रियलाइजेशन सामने आता है। टेक्निकल नॉलेज, डिग्रीज और हार्ड स्किल्स, ये सब सिर्फ एक इंसान को कमरे के अंदर आने का मौका देती है। पर उस कमरे में टिके रहने के लिए और वहां अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है सोशल इंटेलिजेंस। लोगों को समझने की, उन्हें रीड करने की क्षमता। सही बात है। पर मुझे एक बात बताइए, हम लोग इस सोशल इंटेलिजेंस को इतना इजीली नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? रवि जैसा एक स्मार्ट इंसान जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिख सकता है, वो एक ह्यूमन इंटरैक्शन को डिकोड क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यह मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही बेसिक कंडीशन से शुरू होती है, जिसे साइकोलॉजी में नाइविटी या मासूमियत कहा गया है। मासूमियत एक कॉर्पोरेट सेटअप में? हाँ, बचपन से एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी हमें एक ही चीज सिखाते हैं, मेहनत करो, स्किल्स डेवलप करो, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनो, क्योंकि दुनिया मेरिट पर चलती है। पर कोई हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। एग्जैक्टली। कोई ये नहीं बताता कि चाहे वर्क प्लेस हो, अपना बिजनेस हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, हर जगह सबसे पहले ह्यूमन साइकोलॉजी और इमोशंस ऑपरेट करते हैं और लॉजिक या कॉम्पिटेंस हमेशा दूसरे नंबर पर आती है। इसका मतलब हम एक ऐसी दुनिया के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस नाइविटी की वजह से हमें लगता है कि दुनिया ऑब्जेक्टिवली सिर्फ मेरिट और लॉजिक से ड्राइव होती है। और जब हम ये फॉल्स अजम्पशन लेकर चलते हैं तो वहां से जन्म लेती है एक और बड़ी कॉग्निटिव गलती, जिसे द प्रोजेक्शन ट्रैप कहते हैं। द प्रोजेक्शन ट्रैप, यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। प्रोजेक्शन ट्रैप का मतलब है कि हम अनकॉन्शियसली ये अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे लोग दुनिया को उसी लेंस से देख रहे हैं जिस लेंस से हम देख रहे हैं। ब्रेन बेसिकली एनर्जी सेव करना चाहता है, तो वो किसी और के पर्सपेक्टिव को एनालाइज करने की मेहनत बचाने के लिए सेल्फ को एक डिफॉल्ट टेम्पलेट की तरह यूज करता है। हमें लगता है कि हमारी वैल्यूज, हमारे मोटिवेशंस और हमारा लॉजिक यूनिवर्सल है। तो जब हम किसी को इरैशनल बिहेव करते हुए देखते हैं तो दरअसल वो इरैशनल होते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो अपने इंटरनल लॉजिक, अपनी लाइफ हिस्ट्री और अपने हालात के हिसाब से बिल्कुल सही और डीपली रैशनल बिहेव कर रहे होते हैं। बस हमने उनका वो इंटरनल लॉजिक अभी तक डीकोड नहीं किया होता है। इसको क्लियर करने के लिए वो जो केस स्टडी है ना, प्रिया और सुनीता वाली, वो देखते हैं। हाँ, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्रिया और सुनीता एक ही प्रोजेक्ट टीम में काम करती हैं। प्रिया नेचुरली बहुत एम्बिशियस है, अपने करियर ट्रैजेक्टरी को लेकर इंटेंस है। वो फ्रीक्वेंटली ऑफिस में लेट तक रुकती है, वीकेंड्स पर ईमेल्स चेक करती है और एक्सपेक्ट करती है कि उसकी टीम के बाकी लोग भी इस प्रोजेक्ट के लिए उतने ही ऑब्सेस्ड हों। और दूसरी तरफ सुनीता है, जो ठीक 6 बजे अपना लैपटॉप बंद करती है और बिल्डिंग से निकल जाती है। अब प्रिया अपना एम्बिशन वाला लेंस सुनीता पर प्रोजेक्ट करती है। वो कंक्लूजन निकालती है कि सुनीता लेजी है या उसमें ड्राइव की कमी है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगा। कीजिए। अगर प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो रही हो तो प्रिया का गुस्सा होना जस्टिफाइबल है ना? यहाँ सरफेस लेवल पर देखने से तो यही लगता है कि सुनीता कमिटमेंट नहीं दिखा रही। सिर्फ सोशल इंटेलिजेंस या एम्पैथी की बात करने से काम थोड़ी पूरा होगा। ये एक बहुत वैलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट है। गोल काम पूरा करना ही है, पर अप्रोच का डिफरेंस है। सरफेस पर जो दिखता है, अंदर की रियलिटी उससे कंप्लीटली अलग हो सकती है। तो इस केस में असलियत क्या थी? असलियत ये है कि सुनीता के घर में एक टर्मिनली इल पेरेंट है। वो अपने दिन के 8 घंटे एब्सोल्यूट फोकस के साथ काम करती है, लंच ब्रेक स्किप करती है ताकि ठीक 6 बजे निकलकर वो अपनी केयर गिविंग ड्यूटीज पूरी कर सके। उसकी लाइफ का करंट ऑप्टिमाइजेशन करियर पीक नहीं, बल्कि सर्वाइवल और फैमिली केयर है। एग्जैक्टली, वो गलत नहीं है, उसकी रियलिटी डिफरेंट है। समझ गया। तो प्रिया के उस प्रोजेक्शन की वजह से उन दोनों के बीच एक साइलेंट टॉक्सिक टेंशन क्रिएट हो जाती है। अगर प्रिया इरिटेट होकर सुनीता को टॉन्ट करती है तो सुनीता डिफेंसिव हो जाएगी। डेडलाइंस तभी मिस होंगी, पर अब एक टूटी हुई टीम डायनामिक के साथ। रिएक्शन उस सिचुएशन को और खराब कर देता है। जब इंसान रिएक्ट करता है तो वो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध लेता है। इसलिए इस प्रोजेक्शन ट्रैप से बाहर निकलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है शांति से ऑब्जर्व करना। द पावर ऑफ द पॉज।
किसी के कंफ्यूजिंग या इरिटेटिंग बिहेवियर पर तुरंत रिएक्ट करने की जगह रुककर सिर्फ ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन, ये सुनने में आसान लगता है पर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। इस रिसर्च में बेंजामिन फ्रैंकलिन की हिस्टोरिकल प्रोफाइल को बहुत डीपली एनालाइज किया गया है, जो इस पॉज और ऑब्जर्वेशन का एक मास्टर क्लास है। अक्सर लोग हिस्ट्री बुक्स पढ़कर सोचते हैं कि फ्रैंकलिन नेचुरली बहुत चार्मिंग, डिप्लोमैटिक और सोशली गिफ्टेड थे, पर उनकी अर्ली लाइफ का डेटा बिल्कुल अलग स्टोरी बताता है। उनकी शुरुआती लाइफ सच में बहुत टर्बुलेंट थी। जवानी के दिनों में फ्रैंकलिन नेचुरली बहुत डायरेक्ट, ब्लंट और आर्गुमेंटेटिव थे। उन्हें लगता था कि अगर उनके पास बेटर लॉजिक या बेटर फैक्ट्स हैं तो उन्हें जीतना चाहिए, और उनके इस रिजिड नेचर की वजह से उन्होंने फिलाडेल्फिया में बहुत जल्दी कई दुश्मन बना लिए थे। और इस ओवर रिलायंस ऑन लॉजिक का सबसे बड़ा बैकफायर तब हुआ जब वो कंप्लीटली एक इन्फ्लुएंशियल फिगर सर विलियम कीथ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर बैठे। उन्हें लगा कि एक गवर्नर उनके जैसे एक प्रॉमिसिंग यंग आदमी की लॉजिकली मदद क्यों नहीं करेगा। उन्होंने अपना एम्बिशन प्रोजेक्ट किया और बिना किसी बैकअप रिसोर्स के लंदन पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला कि उन्हें धोखा दिया गया है। वो एक ब्रूटल रियलिटी चेक था। वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उस पॉइंट पर उनके पास दो रास्ते थे, या तो दुनिया को करप्ट और इलॉजिकल मानकर हमेशा के लिए बिटर हो जाएं, या फिर इस पेनफुल एक्सपीरियंस को एक डेटा पॉइंट की तरह यूज करें और लोगों को डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने लोगों को बिल्कुल वैसे ही स्टडी करना शुरू किया जैसे एक साइंटिस्ट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करता है। वो उन्होंने पैटर्न्स नोटिस किए कि क्या बोलने से लोग डिफेंसिव फील करते हैं, ईगो कब हर्ट होता है, और किस तरीके से बात रखने पर लोग अपने आप अग्री करने लगते हैं। और इस ठहरी हुई ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने अपना पूरा कम्युनिकेशन स्टाइल रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स और मैं सही हूं वाली अप्रोच बिल्कुल छोड़ दी। उसकी जगह उन्होंने सोक्रेटिक मेथड अपनाया। वो असर्ट करने की जगह क्वेश्चंस पूछना शुरू करने लगे, जैसे क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसका एक और एंगल हो सकता है, या मुझे शायद पूरी जानकारी नहीं है पर इस पर आपके क्या विचार हैं। इस एक सटल शिफ्ट ने मैजिक की तरह काम किया। लोगों का उनके प्रति रेजिस्टेंस बिल्कुल डिसॉल्व हो गया, क्योंकि अब फ्रैंकलिन लोगों की ईगोज को अटैक नहीं कर रहे थे, उन्हें इन्वॉल्व कर रहे थे। लोग अब डिफेंड करने के बजाय उनके आइडियाज में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और यही ऑब्जर्वेशन की हैबिट थी जिसने उन्हें आगे चलकर अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमैट्स में से एक बना दिया। पर यहाँ एक कैच है। ये जो हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें टाइम लगता है। इंसान अक्सर शॉर्टकट्स ढूंढता है। हाँ, किसी से एक बार मिलते हैं और पहली इंप्रेशन के बेस पर तुरंत उसका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख देते हैं। जैसे इस एक और केस स्टडी में करण और इसके नए बॉस मिस्टर वर्मा का एग्जाम्पल दिया गया है। पहले हफ्ते में करण का बॉस बहुत वार्म, अप्रोचेबल और सपोर्टिव लगता है। करण कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है और अपनी सारी वल्नरेबिलिटीज शेयर कर देता है, ये सोचकर कि उसे एक परफेक्ट मेंटर मिल गया है। यही हेलो इफेक्ट का खतरा है। हम लोग पहली इंप्रेशंस पर इसलिए विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है, पर सच्चाई ये है कि शुरुआती मुलाकातों में हर इंसान एक मास्क पहनता है। वो अपना बेस्ट फेस दिखाते हैं या फिर नए एनवायरनमेंट में कॉशियस होते हैं। कुछ महीनों बाद करण नोटिस करना शुरू करता है कि जब भी वो कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लीड करता है, मिस्टर वर्मा सटल वेज में उसे अंडरमाइन करने लगते हैं, या हायर मैनेजमेंट के सामने उसका क्रेडिट डाइल्यूट कर देते हैं। अगर करण शुरू से ही एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह पैटर्न्स नोटिस करता, बिना जज किए ये देखता कि उसके बॉस कब सेफ फील करते हैं और कब किसी दूसरे की सक्सेस से उन्हें इनसिक्योरिटी होती है, तो वो इस शिफ्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होता। रियल ह्यूमन पैटर्न सिर्फ वक्त के साथ और अलग-अलग प्रेशर्स के अंदर ही समझ आते हैं, और जब हम इस तरह डीपली वक्त देकर ऑब्जर्व करते हैं, तब एक नया साइकोलॉजिकल टूल हमारे हाथ लगता है। को एक नए तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग एम्पैथी का मतलब समझते हैं किसी के लिए बुरा फील करना या उनके इमोशंस में बह जाना। हाँ, और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं इससे एक बहुत ही सिंपल बच्चों जैसी एनालॉजी से समझाना चाहूंगा। अगर कोई इंसान एक गहरे गड्ढे में गिर गया है, तो इमोशनल एम्पैथी का मतलब है कि हम भी उस गड्ढे में कूद जाएं और उसके साथ बैठकर रोने लगें। हमने उसकी पेन शेयर कर ली पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक एम्पैथी। इसका मतलब है गड्ढे के बाहर खड़े रहना, शांति से ऑब्जर्व करना कि गड्ढा कितना गहरा है, सामने वाले के डर को कंप्लीटली समझना बिना उसमें डूबे, और फिर उस हिसाब से एक रस्सी नीचे फेंकना। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। स्ट्रेटेजिक एम्पैथी का मतलब है
सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, उनके डीपली हिडन डर को और उनकी इनसिक्योरिटीज को अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिवली रिकंस्ट्रक्ट करना। ये समझना कि उनकी दुनिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही और लॉजिकल कैसे है। इस टूल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं एक फैमिली बिजनेस के ट्रांजिशन केस में। महेश का केस। महेश फॉरेन से मैनेजमेंट डिग्री लेकर वापस आता है और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है, जिसे उसके फादर ने पिछले 30 सालों में ग्राउंड अप से बनाया है। महेश आता ही देखता है कि प्रोसेसेस बहुत आउटडेटेड हैं। वो अग्रेसिवली मॉडर्न सिस्टम्स, नए सॉफ्टवेयर और नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहता है। पर जैसे ही वो इन चेंजेस को पुश करता है, उसके फादर अग्रेसिवली ओपोज करते हैं, हर छोटी चीज पर माइक्रो मैनेज करने लगते हैं। महेश फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके लेंस से देखने पर उसके फादर जिद्दी हैं, कंट्रोल फ्रीक हैं और बिजनेस की ग्रोथ के दुश्मन बन रहे हैं। यहाँ महेश सिर्फ फाइनेंशियल शीट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी देख रहा है, पर अगर वो उस रस्सी और गड्ढे वाली स्ट्रेटेजिक एम्पैथी को यूज करता तो उसे एक डीपर रियलिटी दिखती। उसके फादर के लिए वो बिजनेस सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, वो उनकी 30 साल की लेगेसी है, उनकी पर्सनल आइडेंटिटी है। जब महेश अचानक आकर सब कुछ बदलने लगता है तो लॉजिकली वो बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, पर साइकोलॉजिकली वो अपने फादर को एक मैसेज दे रहा है कि आप इररिलेवेंट हो गए हैं, आपका तरीका गलत था। ओह वाओ! तो फादर बेसिकली बिजनेस को बचा नहीं रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी को बचा रहे थे। ये उनके वजूद पर एक एग्जिस्टेंशियल अटैक फील हो रहा था। अगर महेश इस हिडन मोटिव को डीकोड कर लेता तो उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल अलग होता। वो उन नए सिस्टम्स को रिप्लेसमेंट्स की तरह नहीं, बल्कि फादर की बनाई हुई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के अपग्रेड्स की तरफ फ्रेम करता। वो उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता, उन्हें रिस्पेक्ट देता। चेंज तब भी आता, पर फ्रिक्शन के बिना। सेम यही डायनामिक एक ही प्रॉब्लम पर अलग अलग टाइमलाइंस का डर हमें स्टार्टअप एनवायरनमेंट्स में भी दिखता है। नेहा और रोहित का एग्जाम्पल, जो एक टेक स्टार्टअप के को-फाउंडर्स हैं। नेहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड करती है और रोहित सेल्स और रेवेन्यू को देखता है। जैसे जैसे रनवे कम होने लगता है, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। नेहा लॉन्च को डीले करना चाहती है क्योंकि प्रोडक्ट में अभी बग्स हैं। रोहित चाहता है कि प्रोडक्ट जैसा भी है उसे मार्केट में पुश करके रेवेन्यू लाया जाए। दोनों अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होते। नेहा को लगता है रोहित ग्रीडी और शॉर्ट साइटेड है, और रोहित को लगता है नेहा अनरियलिस्टिक परफेक्शनिस्ट है। पर अगर उनके हिडन मोटिव्स को हम अनलेयर करें तो दोनों का अंडरलाइंग इमोशन एक ही है, फेलियर का डर, बस उनकी फोकल लेंथ अलग है। नेहा का डर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का है। अगर प्रोडक्ट खराब निकला तो ब्रांड रेपुटेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और रोहित का डर शॉर्ट टर्म सर्वाइवल का है। अगर इस क्वार्टर रेवेन्यू नहीं आया तो इन्वेस्टर्स अगला चेक नहीं देंगे और कंपनी आने वाले 2 महीनों में ही बंद हो जाएगी। जैसे ही उन्हें एक दूसरे की ये टाइमलाइन और हिडन मोटिव समझ आता है, एक शिफ्ट होता है। वो रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही कॉम्प्लेक्स पजल के 2 अहम हिस्से हैं। और यहां से आती है एक्शनेबल क्लैरिटी। जब हम ऑब्जर्वेशन और स्ट्रैटेजिक एम्पैथी को मिला देते हैं, तब हमारा रिस्पॉन्स नी जर्क या इमोशनल नहीं होता। तब हमारा हर एक्शन डिलिबरेट और स्ट्रैटेजिक होता है। लेकिन यहाँ एक डार्क रियलिटी भी तो है। स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स का मतलब हमेशा सबको खुश रखना नहीं होता। एक प्रमोशन का किस्सा है इन सोर्सेज में जो काफी अनकंफर्टेबल सच्चाई सामने लाता है। विक्रम और दीपक का केस। विक्रम और दीपक एक ही टीम में सीनियर रोल्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। विक्रम टेक्निकली पूरे डिवीजन में सबसे ब्रिलियंट है। उसके पास हर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट का सलूशन होता है। पर जब भी अपर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं, अगर कोई डायरेक्टर ऐसी बात कहता है जो थोड़ी भी इनएक्यूरेट हो, विक्रम उन्हें वहीं पब्लिकली चार्ट्स और फैक्ट्स के साथ गलत साबित कर देता है। और दूसरी तरफ दीपक है। दीपक टेक्निकल स्किल्स में विक्रम जितना एक्सेप्शनल नहीं है, पर जब वो मैनेजमेंट की किसी बात से डिसएग्री करता है तो वो 20 लोगों की मीटिंग में उन्हें चैलेंज करके एम्बैरस नहीं करता। वो चुप रहता है और बाद में अकेले में जाकर रिस्पेक्टफुली अपना डेटा प्रेजेंट करता है। नतीजा क्या होता है? मैनेजमेंट लीडरशिप रोल के लिए दीपक को प्रमोट करती है। मैं जानता हूं बहुत से लोग इसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कहेंगे। सच बोलने की सजा मिली विक्रम को और दीपक ने चापलूसी की। पर क्या ये सच में सिर्फ पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स से ज्यादा ह्यूमन नेचर की अंडरस्टैंडिंग है। सही होना, नंबर्स का सपोर्ट होना ही काफी नहीं होता। सामने वाले के साइकोलॉजिकल कंफर्ट और ईगो को नेविगेट करना आना जरूरी है। मैनेजमेंट दीपक के साथ सेफ फील करती है। उन्हें लगता है कि दीपक उनकी अथॉरिटी और उनके पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। विक्रम टेक्निकली सही था, पर उसकी पब्लिक ब्लंटनेस की वजह से
सीनियर लीडरशिप सबकॉन्शियसली थ्रेटन्ड फील करती थी। इंसान पहले अपनी ईगो बचाता है, बाद में कंपनी का प्रॉफिट देखता है। ये सच में डीप ह्यूमन नेचर का एक डार्क साइड है। दुनिया की ऐसी कुछ रियलिटीज हैं जिन्हें हमें बिना किसी मॉरल जजमेंट के ऑब्जर्व करना सीखना पड़ता है। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग आइडियलिस्टिक हों, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। जैसे एनवी या जलन। बिल्कुल, इंसान की फितरत में एनवी बहुत डीपली रूटेड है। हर कोई आपकी ग्रोथ या सक्सेस से कंप्लीटली खुश नहीं होगा, और वो ये आकर डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बल्कि पैसिव अग्रेसिव तरीकों से ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। उसी तरह हर इंसान के अंदर वैलिडेशन की एक भूख होती है, चाहे वो सीईओ हो या एंट्री लेवल एम्प्लॉय। हर किसी को इम्पोर्टेंट और रिस्पेक्टेड फील करना होता है। और एक सबसे बड़ा सच जो इन सभी केसेस में कॉमन था, चेंज से डर। लोगों को नए सॉफ्टवेयर, नए प्रोसेस या नए आइडिया से डर नहीं लगता। उन्हें उस बदलाव से आने वाली अनसर्टेनिटी, अपना कंट्रोल खोने और अपनी बनी बनाई एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू के टूटने से डर लगता है। हिस्ट्री के जो सबसे बड़े मास्टर्स रहे हैं वो ह्यूमन नेचर के इस डार्क साइड को लेकर मॉरल पैनिक में नहीं आते थे। चार्ल्स डार्विन ने सिर्फ गैलापागोस के जानवरों और पौधों को नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न्स को भी सालों तक बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व किया। लियोनार्डो दा विंची जानते थे कि उनके वेल्दी पेट्रन्स सिर्फ आर्ट से प्यार नहीं करते, उन्हें अपनी ईगोज और पॉलिटिकल पावर का दिखावा भी करना है। दा विंची ने उनकी इनसिक्योरिटीज को डीपली समझा और उसी फ्रेम में अपना आर्ट प्रेजेंट किया। और इब्राहिम लिंकन का एग्जाम्पल तो सबसे क्लासिक है। उन्होंने अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल्स को अपनी कैबिनेट में टॉप पोजीशंस दे दी थी, जिसे टीम ऑफ राइवल्स कहा जाता है, ताकि वो उन्हें करीब से ऑब्जर्व कर सकें, उनके पर्सनल मोटिव्स और उनकी ईगो ड्राइव्स को समझ सकें और उन्हें अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर सकें। इन सब मास्टर्स में एक बात कॉमन थी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि लोग वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें आइडियली होना चाहते हैं, लोग वैसे होते हैं जैसे वो एक्चुअली हैं। यही एक्सेप्टेंस सोशल इंटेलिजेंस का कोर इंजन है। जब हम अपने इल्यूजन्स और अपनी मासूमियत को छोड़कर लोगों को उनके डर, उनकी नीड्स और उनके इंटरनल लॉजिक के साथ देखने लगते हैं, तो एक फॉग लिफ्ट होता है। दुनिया अचानक से बहुत क्लियर दिखने लगती है, कंफ्यूजिंग सिचुएशंस सेंस मेक करने लगती हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये सारे ह्यूमन इंटरेक्शंस एक कॉम्प्लेक्स चेस गेम की तरह होते हैं। अक्सर लोग उस गेम में सिर्फ अपने पीसेस पर ध्यान देते हैं कि मैंने ये किया, मैंने इसलिए बोला, मेरा इंटेंशन ये था। जो इंसान सच में मास्टरी अचीव करता है, वो पूरा बोर्ड देखता है। वो दूसरे के पीसेस, उनकी पोजीशंस और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके हिडन इरादों को बिना किसी बायस से ऑब्जर्व करता है। मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई को एक्चुअली क्लियरली देखने के लिए। क्योंकि जब इमोशंस क्वाइट हो जाते हैं, जब रिएक्शन का शोर बंद हो जाता है, तब लोग थोड़े क्लियरली दिखने लगते हैं। सरफेस की वेव्स के नीचे मोटिवेशंस और फियर्स का एक बहुत ही डीप और प्रिडिक्टेबल सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। और जब किसी की ऑब्जर्वेशन शांत और ठहरी हुई होती है, तो वही लोग जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे, वो खुली किताब जैसे पढ़े जा सकते हैं। पर इस सब में एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स भी छुपा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एआई हमारे सारे टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन सब कुछ टेक ओवर कर रहा है। आने वाले वक्त में टेक्निकल मेरिट किसी को अलग स्टैंड आउट नहीं करवाएगी। इंसानों के पास बचने वाली आखिरी मोनोपोली, आखिरी फ्रंटियर शायद यही सोशल इंटेलिजेंस ही रह जाएगी। ह्यूमन मोटिव्स को डीकोड करने की ये मेसी कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दूसरों को इतनी क्लैरिटी से ऑब्जर्व करते करते, उनके सारे हिडन मोटिव्स देखते देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर रह जाएंगे? क्या इतनी एब्सोल्यूट क्लैरिटी हमें इंसानियत से करीब लाएगी या हमें बिल्कुल अकेला कर देगी? शायद यही उस ऑब्जर्वेशन की कीमत है। जब इमोशंस क्वाइट हो जाते हैं, तब लोग थोड़े क्लियरली दिखने लगते हैं। सॉफ्ट एम्बिएंट टोन्स। कभी नोटिस किया है, पॉज, कुछ आइडियाज सडनली बिल्कुल क्लियर लगने लगते हैं, जैसे दिमाग में अचानक कोई लाइट जल गई हो। अक्सर हम इंसान इस क्लैरिटी को एक जादू मान लेते हैं, एक सडन इंस्पिरेशन जो बस आसमान से गिरती है। वही एक मिथ बन गया ना, एक आम धारणा कि कुछ लोग पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, जैसे उनके पास कोई मिस्टिकल टैलेंट हो जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। हाँ, पर जब उस क्रिएटिव मोमेंट की गहराई में जाते हैं तो सच बहुत अलग सामने आता है। बहुत अलग। रियल क्रिएटिविटी रैंडम नहीं होती। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक लग जाता है। असल में ये सालों की डीप लर्निंग के बाद इमर्ज होती है। जब कोई इंसान किसी एक फील्ड में बिना किसी शॉर्टकट के अपने कई साल गुजार देता है,
तब दिमाग एक बिल्कुल नए फेज में एंटर करता है। जिसे हम क्रिएटिव एक्टिव फेज कह सकते हैं। यानी ये कोई इनबिल्ट खूबी नहीं है, ये एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचना पड़ता है। शुरुआत में जब कोई नई चीज सीखी जाती है तो दुनिया अक्सर सिर्फ वन डायमेंशन में दिखाई देती है, एकदम फ्लैट। इंसान बस रूल्स फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा लगता है कि सालों के डीप वर्क के बाद दिमाग अचानक 3 डायमेंशंस में देखने लगता है। उसे वो पैटर्न्स और कनेक्शंस दिखने लगते हैं जो पहले पूरी तरह से इनविजिबल थे। इस शिफ्ट को डायमेंशनल माइंड का नाम दिया जा सकता है। ये उस बर्तन के छलकने जैसा है जिसे सालों तक ज्ञान, तजुर्बे और मिस्टेक से भरा गया हो। जब वो पूरी तरह भर जाता है तो जो बाहर छलकता है वो सिर्फ पुरानी इंफॉर्मेशन का रेपिटेशन नहीं होता, वो कुछ बिल्कुल नया होता है। शुरुआत में इंसान सिर्फ एक एक डॉट को देखता है, लेकिन इस फेज में आने के बाद दिमाग उन डॉट्स के बीच के खाली स्पेस को भी रीड करने लगता है। और ये थॉट उन सारी कहानियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। जैसे न्यूटन के सेब गिरने वाली कहानी। हमेशा ऐसे नरेट किया जाता है जैसे न्यूटन एक पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे थे, एक सेब गिरा और बूम, ग्रेविटी की डिस्कवरी हो गई। एक मैजिकल यूरिका मोमेंट। ये कहानियां बहुत आसानी से गुमराह कर देती हैं, ये जताने के लिए कि महान आइडियाज बिना किसी वार्निंग के बस आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं। पर असल में न्यूटन का वो सेब गिरना कोई आइसोलेटेड मैजिक तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। उस पल से पहले न्यूटन ने सालों तक प्लैनेटरी मोशन पर काम किया था। वो जोहानस केपलर की थ्योरीज पढ़ रहे थे, मोमबत्ती की रोशनी में रातों रात कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे थे। उनका दिमाग उस प्रॉब्लम में इस हद तक सैचुरेट हो चुका था कि जब वो सेब गिरा तो वो सिर्फ एक आखिरी ट्रिगर था। हाँ, सेब ने ग्रेविटी का आइडिया पैदा नहीं किया, उसने बस उस इनसाइट को कनेक्ट किया जो सालों की डीप थिंकिंग से पहले ही उनके सबकॉन्शियस में शेप ले चुका था। तो ये जो खामोश तैयारी का फेज है, ये सिर्फ पुरानी सदियों के साइंटिस्ट तक सीमित नहीं है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सफर इसका एक बहुत गहरा रिफ्लेक्शन है। उनका सफर वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। वो कोई एक सुबह उठकर अचानक एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम का ब्लूप्रिंट नहीं लाए थे। उनके उस विजन के पीछे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गुजारे गए कई दशक थे। आईएसआरओ में शुरुआती दिन, एसएलवी प्रोग्राम में देखे गए अनगिनत फेलियर्स, मटेरियल साइंस की स्टडी। उन दशकों के डीप इमर्जन के बाद ही उनका दिमाग उस लेवल पर पहुंचा जहां वो इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को एक नए नजरिए से सॉल्व कर पाए। और शायद यही वजह है कि जब हम ऐसे लोगों के काम को देखते हैं तो वो हमें बहुत एफर्टलेस लगता है। सीवी रमन के रामन इफेक्ट के पीछे भी तो कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन था। हाँ, एक पानी के जहाज से मेडिटरेनियन सी का नीला रंग देखना। बाहर से देखने पर यह बस एक आम इंसान की क्यूरियोसिटी लग सकती है, लेकिन उस एक रैंडम सवाल के पीछे एक दशक से ज्यादा की रिगरस रिसर्च थी। बिल्कुल। सीवी रमन लाइट की स्कैटरिंग, साउंड वेव्स और मॉलिक्यूलर फिजिक्स पर सालों से काम कर रहे थे। उनका नर्वस सिस्टम उस डेटा से पूरी तरह ट्यून्ड था। समंदर का रंग देखना सिर्फ वो स्पार्क था जिसने दशकों की इंटेंस स्टडी को एक नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी में बदल दिया। शायद क्रिएटिविटी अचानक नहीं आती, वो स्लोली बिल्ड होती है। सॉफ्ट ब्रेथ, एक खामोश तैयारी। ये पैटर्न रिकॉग्निशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटेंस प्रोफेशंस में भी तो ऑपरेट करता होगा, जैसे मेडिकल फील्ड में। ये कॉन्ट्रास्ट वहां बहुत नेचुरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक जूनियर डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट सीने में दर्द लेकर आता है तो उसका पहला रिस्पॉन्स एक चेकलिस्ट होता है कि शायद हार्ट अटैक हो, चलो ईसीजी करते हैं, ब्लड टेस्ट लिखते हैं, जो कि एक वन डायमेंशनल थिंकिंग है और जरूरी भी है क्योंकि वो अभी रूल सीख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक 25 साल के तजुर्बेकार कार्डियोलॉजिस्ट को देखिए। वो शायद रिपोर्ट्स आने से पहले ही बहुत कुछ समझ जाते हैं। वो पेशेंट के कैबिन में एंटर करने के तरीके से लेकर उसके बैठने के पोस्चर तक को स्कैन कर लेते हैं। होठों का हल्का सा रंग, बात करते वक्त सांस लेने की रिदम, आवाज का स्ट्रेस। उनका दिमाग सेकंड्स के हिस्से में दर्जनों अलग अलग सिग्नल्स को जोड़कर एक पूरी 3D पिक्चर बना लेता है। वो अब किसी मैनुअल या चेकलिस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, उनका इंट्यूशन काम कर रहा है। और ये इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है, ये उन हजारों पेशेंट्स का डेटा है जो उनके दिमाग ने सालों में प्रोसेस किया है। ये इंट्यूशन स्पोर्ट्स में भी बहुत क्लियरली विजिबल होता है, जहां सोचने का टाइम ही नहीं होता। क्रिकेट के मैदान पर जब कोई बोलर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है, वहां चेकलिस्ट फॉलो करने का वक्त कहाँ होता है? वहां तो सिर्फ रिफ्लेक्सेस और मसल मेमोरी काम आती हैं।
सचिन तेंदुलकर की बैटिंग इस फिनोमेना का बहुत इंटरेस्टिंग केस है। एक क्लासिकल बैट्समैन होते हुए भी उनका कुछ ऐसे शॉट्स इन्वेंट करना जो किसी टेक्स्ट बुक में थे ही नहीं। उन नए शॉट्स के पीछे का साइंस समझना जरूरी है। सचिन ने सालों तक क्लासिकल बैटिंग के बेसिक्स को अपने नर्वस सिस्टम में इतनी गहराई तक उतार लिया था कि वो नियम उनकी मसल मेमोरी बन गए थे। जब बेसिक्स इतने डीप हो जाते हैं तब कॉन्शियस थॉट की जरूरत खत्म हो जाती है। उनका डायमेंशनल माइंड बॉलर की ट्रेजेक्ट्री, पिच की कंडीशन, हवा की दिशा और फील्ड प्लेसमेंट को एक साथ एक ही पल में प्रोसेस करने लगता था। पैडल स्वीप या बैकफुट पर स्ट्रेट ड्राइव कोई रैंडम रिस्क नहीं थे, वो उस पल की जरूरत के हिसाब से क्रिएट किए गए इंट्यूटिव रिस्पॉन्सेस थे। आज के क्रिकेट में यही चीज रोहित शर्मा के खेल में दिखती है। अक्सर कमेंटेटर्स कहते हैं कि उनके पास शॉट खेलने के लिए 1 सेकंड ज्यादा होता है। लेकिन टाइम को स्लो करवा तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उनके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड है। वो एक ही पल में पिच का बिहेवियर और बॉलर की साइकोलॉजी को रीड कर रहे हैं। ये कोई तुक्का या लक नहीं है, ये एक डायमेंशनल माइंड का शांत और तेज कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन के पीछे एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट काम करता है, जिसे हम क्यूरियोसिटी शिफ्ट कह सकते हैं। अगर सिर्फ रूल्स को ऑब्जॉर्व करना ही सब कुछ होता तो इंसान एक रोबोट बन जाता। लेकिन जो लोग मास्टरी के फेज में पहुंचते हैं वो अपनी उस बचपन की निडरता को वापस खोज लेते हैं। बचपन में एक गत्ते का डब्बा कभी रॉकेट बन जाता है तो कभी नाव, क्योंकि तब गलत होने का कोई डर नहीं होता, कोई सही जवाब मालूम नहीं होता। पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, सिस्टम और एजुकेशन हमें एक सही जवाब खोजना सिखा देते हैं। हर चीज का एक सेट प्रोटोकॉल बन जाता है। एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी उस क्या होगा अगर वाले सवाल से मिलता है तो एक्सप्लोसिव आइडियाज जन्म लेते हैं। एक्सपीरियंस इंसान को अंधा नहीं बनाती, बल्कि वो नए और गहरे सवाल पूछने की आजादी देती है। रतन टाटा और नैनो कार के जन्म की कहानी इस शिफ्ट को कितने परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। बारिश में भीगते हुए जाते एक परिवार को देखकर उनका जो रिस्पॉन्स था, वो किसी एमबीए या टिपिकल मार्केट रिसर्च का रिस्पॉन्स नहीं था। वो एक बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी थी कि इनके पास कार क्यों नहीं हो सकती। ये सवाल बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन इसे एक प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो इनोसेंट नहीं होती। एकदम सही कहा आपने। ये मासूम सवाल उनके मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और इंजीनियरिंग के दशकों के ज्ञान के साथ जुड़ा था। अगर सिर्फ क्यूरियोसिटी होती तो वो बस एक अच्छा ख्याल बन के रह जाता। लेकिन डीप इंडस्ट्रियल नॉलेज और एक क्या होगा अगर वाली क्यूरियोसिटी के उस कॉम्बिनेशन ने दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार बना दी। वर्गीज कुरियन के विजन में भी तो यही कॉम्बिनेशन था। हाँ, वो कोई डेयरी फार्मर नहीं थे, लेकिन उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को, किसानों की प्रॉब्लम्स को सालों तक गहराई से समझा, उस पूरे सिस्टम को एब्जॉर्ब किया। और उस डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद ही वो सवाल पूछ पाए जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया, कि क्या होगा अगर किसान खुद अपना दूध प्रोसेस और मार्केट करे। बाहर से यह सवाल बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन इस सवाल को पूछने और एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल में बदलने के लिए एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो लॉजिस्टिक्स, रूरल सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के हर डायमेंशन को एक साथ देख सके। सॉफ्ट ब्रेथ। लेकिन जब इंसान इस फेज में आता है, जब वो इस्टेब्लिश्ड नियमों को छोड़कर कुछ नया ट्राई करने लगता है, तो क्या एक अजीब सी घबराहट नहीं होती, एक क्रिएटिव एंजाइटी? ये डर बहुत नेचुरली आता है, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम फेल होने वाले हैं। तो इस घबराहट को हैंडल कैसे किया जाए? इस डर को समझना सबसे जरूरी है। जब कोई इंसान कुछ नया ट्राई करता है और उसे एक गहरी घबराहट महसूस होती है, तो ये डर फेलियर का नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब वो असली क्रिएटिव फेज में एंटर कर चुका है। मतलब एक बिगिनर को ये डर नहीं लगता क्योंकि उसके पास खोने के लिए कोई एक्सपर्टीज या रेपुटेशन नहीं होती। एग्जैक्टली। ये एंजाइटी इस बात का सिग्नल है कि हमारा दिमाग अब कुछ ऐसा बनाने जा रहा है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग जर्नी को देखकर ये बात कितनी सच लगती है। फिल्म इंस्टीट्यूट से क्लासिकल एक्टिंग के सारे नियम सीखने के बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री में नेचुरलिस्टिक एक्टिंग ट्राई की, तो शुरुआत में उन्हें बहुत रिजेक्शन फेस करना पड़ा। डायरेक्टर्स को समझ ही नहीं आता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस दौर की लाउड एक्टिंग से बिल्कुल अलग था। ये बहुत आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस रहा होगा। पर उन्होंने उस आइसोलेशन को बर्दाश्त किया, अपने सालों के डीप वर्क पर भरोसा किया। और वही इस प्रोसेस की कीमत है। लिटरेचर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा जाता है। अनसर्टेनिटी के साथ बैठे रहने की क्षमता। अनिश्चितता के साथ बैठे रहना, यानी जब सामने कोई कंफ्यूजन हो
तो तुरंत किसी आसान जवाब पर पहुंचने की जल्दबाजी न करना। हाँ, उस उलझन को बर्दाश्त करना। सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस है असल में। कन्फ्यूजन प्रोग्रेस है। ये पर्सपेक्टिव वाकई बहुत सुकून देने वाला है, क्योंकि इंटरनेट की इस दौर में तो सब कुछ तुरंत सॉल्व करने की आदत पड़ गई है। जैसे ही कोई मुश्किल सवाल आता है, हम तुरंत सर्च इंजन पर जवाब ढूंढने लगते हैं। हम उस अनसर्टेनिटी में ठहरते ही नहीं। और जो ठहरते नहीं वो कभी उस डिस्कवरी मोमेंट तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस रास्ते में कुछ बहुत बड़े ब्लॉकर्स भी तो आते हैं, जो इस डायमेंशनल माइंड को उभरने से रोक देते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकर है एक्सपर्ट ट्रैप। ये सोचना कि मुझे सब पता है। जब कोई इंसान अपनी एक्सपर्टीज को ही अपनी अल्टीमेट आइडेंटिटी बना लेता है, तो वो नए सवाल पूछना बंद कर देता है। वो वापस वन डायमेंशन में चला जाता है। AR रहमान का म्यूजिकल सफर इस एक्सपर्ट ट्रैप से बचने का एक मास्टर क्लास है। इतने अवार्ड्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन के बाद भी वो लगातार नए जॉनर्स एक्सप्लोर करते हैं। कभी कोई अननोन फोक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, तो कभी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जानबूझकर खुद को वापस एक बिगिनर की पोजीशन में डाल देते हैं, ताकि उनका दिमाग कभी एक जगह स्टैग्नेंट ना हो। और दूसरा बड़ा ब्लॉकर शायद सोशल मिरर है, यानी समाज की आलोचना की फिक्र करना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने शुरुआती दिनों में इस सोशल मिरर की परवाह नहीं की। लोग उनके नए लिटरेरी एक्सपेरिमेंट्स को समझ नहीं पा रहे थे। अगर उन्होंने उस आलोचना की परवाह की होती, तो वो अपना ओरिजिनल काम कभी कर ही नहीं पाते। उन्होंने अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट किया, जब तक कि वो आइडियाज इतने मजबूत नहीं हो गए कि पूरी दुनिया के सामने खड़े हो सकें। और आज के मॉडर्न दौर का सबसे खतरनाक ब्लॉकर है स्क्रीन एज डिस्ट्रैक्शन। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अटेंशन स्पैन हर कुछ सेकंड में बन जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक स्क्रॉल और फोकस टूट जाता है। पॉज। और ये डिस्ट्रैक्शन इस डीप लर्निंग के प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा लीथल है। अगर हमारा दिमाग लगातार छोटे छोटे डोपामीन हिट्स में उलझा रहेगा, तो वो कभी उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां वो इनविजिबल कलेक्शंस बनते हैं। डायमेंशनल माइंड को उभारने के लिए शांत, एकाग्र और अनइंटरप्टेड समय चाहिए। डीप थिंकिंग को फ्रैक्शनल अटेंशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये पूरी जर्नी सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में दर्ज जीनियस लोगों के लिए है, पर अगर इसके कोर मैकेनिज्म को देखें तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम में गहराई तक उतरने को तैयार है। ये हर रोज की मास्टरी है जो हमारे आसपास लगातार हो रही है। एक हाईवे के ढाबा शेफ को देखिए, जो 20 साल से खाना बना रहा है। वो मसालों को चम्मच से नाप तौल कर नहीं डालता। मौसम कैसा है, कस्टमर की भीड़ कितनी है, तंदूर की आंच कितनी है, उसका दिमाग इंट्यूटिवली इन सारे वेरिएबल्स के साथ एक साथ खेलता है। आर.के. लक्ष्मण के द कॉमन मैन कार्टून्स भी तो इसी रोजमर्रा की मास्टरी का नतीजा थे। वो सिर्फ कुछ रैंडम स्केचेस नहीं थे। वो भारतीय राजनीति, आम इंसान की खामोशी और सिस्टम की कमियों का दशकों का बारीक ऑब्जर्वेशन था। एक बिना कुछ बोलने वाला कार्टून 1000 पन्नों के एडिटोरियल से ज्यादा गहरा वार करता था। इसमें एक और एलिमेंट जुड़ता है जिसे वाइड थिंकिंग कहा जा सकता है। सत्यजीत रे का सिनेमा इसका एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। वो सिर्फ कैमरा एंगल्स के मास्टर नहीं थे, वो म्यूजिक, फाइन आर्ट, बंगाली लिटरेचर और ग्राफिक डिजाइन सबको एक साथ लेके चलते थे। जब एक फील्ड का गहरा ज्ञान दूसरे फील्ड के ऑब्जर्वेशन से टकराता है, तो ऐसे नए विजुअल्स खुलते हैं जो सिर्फ एक फील्ड तक सीमित रहने वाले इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन है। तो इसका मतलब यह है कि मास्टर होना और ओरिजिनल होना एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अक्सर लोगों को डर रहता है कि अगर हम रूल्स में बहुत बंध गए तो हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देंगे। लेकिन सच तो ये है कि बिना मास्टरी के कोई ओरिजिनलिटी हो ही नहीं सकती। पहले इंसान रूल सीखता है, फिर वो उन रूल्स को इस हद तक अपने नर्वस सिस्टम में बसा लेता है कि वो उन्हें तोड़कर कुछ बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट कर सके। ज्ञान और इमेजिनेशन अलग अलग आइलैंड्स नहीं हैं। जब अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है, तब इमेजिनेशन भी एक्सपैंड होने लगती है। इमेजिनेशन को उस उड़ान तक पहुंचने के लिए उसी डीप नॉलेज के मजबूत रनवे की जरूरत होती है। साइलेंस। हम अक्सर अपने काम में आने वाले कंफ्यूजन से भागते हैं, लेकिन क्या हो अगर वो कंफ्यूजन, वो अजीब सी उलझन ये बता रही हो कि हमारा दिमाग सालों की मेहनत के बाद फाइनली उस नए डायमेंशन को देखने के लिए तैयार हो गया है जो अब तक इनविजिबल था। कभी नोटिस किया है कैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए डिसीजंस लेना भी एकदम एफर्टलेस लगता है? हाँ, बाहर से देखने पर लगता है जैसे उन्होंने उस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। बिल्कुल।
बस एक डिसीजन ले लिया। और सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो डिसीजन अक्सर एकदम सही साबित होता है। उनके काम में ना एक अजीब सी खामोशी होती है, एक बहुत गहरी शांति। एकदम सही कहा। आज का हमारा ये डीप डाइव इसी खामोश पर बेहद ताकतवर प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। राइट। हम आज उस रिसर्च और न्यूरोसाइंटिफिक डेटा को एनालाइज कर रहे हैं जो बताता है कि कैसे सालों की थका देने वाली मेहनत और लॉजिकल सोच एक दिन अचानक से एक इंट्यूटिव फ्लो में बदल जाती है। एक ऐसी स्टेट जहां एफर्ट गायब हो जाता है। तो शुरुआत से इस जर्नी को देखते हैं। जब भी कोई नया काम सीखना शुरू किया जाता है, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो या ड्राइविंग, वो इतना एग्जॉस्टिंग क्यों फील होता है? क्योंकि शुरुआत में हमारा ब्रेन बहुत कॉन्शियसली काम कर रहा होता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से अगर देखें तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस वक्त, जो कि हमारी लॉजिकल और कॉन्शियस सोच को हैंडल करता है। एग्जैक्टली। और इस हिस्से की प्रॉब्लम ये है कि ये काम करने में थोड़ा स्लो है। इसे हर छोटी डिटेल को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी चाहिए होती है। यानी हर स्टेप पर सोचना पड़ता है। हाँ, हर एक मूवमेंट को एनालाइज करना पड़ता है और इस वजह से उस वक्त एक बहुत भारी मेंटल फ्रिक्शन महसूस होता है। इंसान जल्दी थक जाता है। लेकिन फिर लगातार प्रैक्टिस के बाद कुछ बदलना शुरू होता है। असल में वहीं पर एक बहुत बड़ा न्यूरोबायोलॉजिकल शिफ्ट आता है। जब डीप प्रैक्टिस होती है, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं, तो जो काम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कर रहा था वो ब्रेन के ज्यादा फास्ट और ऑटोमेटिक हिस्सों में शिफ्ट होने लगता है। जैसे बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम। बिल्कुल, ये हिस्से बैकग्राउंड में बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के काम करते हैं और इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। जो माइलिन का प्रोसेस है, राइट? हाँ, जब किसी एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज पर एक माइलिन नाम का सब्सटेंस बनने लगता है। ये एक वाइट फैटी लेयर होती है। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो ये किसी बिजली के तार पर चढ़े हुए प्लास्टिक इंसुलेशन की तरह है। सही एग्जाम्पल है। अगर तार नंगा हो तो करंट लीक होता है और सिग्नल वीक पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये माइलिन की परत मोटी होती जाती है, ब्रेन के अंदर सिग्नल्स की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। प्रैक्टिस जितनी गहरी होगी, माइलिन उतना ही स्ट्रांग होगा और माइंड की प्रोसेसिंग उतनी ही फास्ट हो जाएगी। इस बात को क्लियर करने के लिए वाराणसी के तबला वादकों का जो एग्जाम्पल हमारी रिसर्च में है वो बहुत प्रोफाउंड है। वो बहुत ही खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। पीढ़ियों से चली आ रही उनकी जो ट्रेनिंग होती है, डेकेड्स के बाद उनकी ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। वो रिदम को गिनते नहीं है। नहीं, जब वो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताल बजा रहे होते हैं तो वो उंगलियों पर बीट्स कैलकुलेट नहीं करते। वो उस रिदम को सीधे अपने अंदर महसूस करते हैं। यानी उनका बॉडी और माइंड इस कदर सिंक हो चुका होता है कि वो बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के सीधे उस फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। और यही बात एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है। इंट्यूशन वाली गलतफहमी। हाँ, सोसाइटी में लोग अक्सर इंट्यूशन को किसी मैजिकल सिक्स्थ सेंस या किसी देवीय शक्ति की तरह देखते हैं, जैसे बस अचानक से कोई आकाशवाणी हो गई। जबकि इस डीप डाइव का एक बहुत बड़ा मकसद ही इस इल्यूजन को तोड़ना है। इंट्यूशन कोई जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम डेटा और पैटर्न्स को स्टडी करें तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि इंट्यूशन असल में कंप्रेस्ड एक्सपीरियंस है। कंप्रेस्ड एक्सपीरियंस यानी एक घनीभूत अनुभव। राइट। जब कोई इंसान हजारों घंटों तक एक ही फील्ड में वक्त बिताता है, अलग अलग सिचुएशंस देखता है, गलतियां करता है और उन्हें सुधारता है, तो उसका ब्रेन उन सारे पैटर्न्स को एक मैसिव लाइब्रेरी की तरह स्टोर कर लेता है। एग्जैक्टली। और फिर एक लंबा वक्त गुजरने के बाद जब कोई नई पर थोड़ी मिलती जुलती सिचुएशन सामने आती है तो उस ब्रेन को बैठकर एक एक चीज कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। वो तुरंत कुछ ही मिलीसेकंड्स में उस पैटर्न को पहचान लेता है। पैटर्न पहचानने की इस कैपेबिलिटी को साबित करने के लिए चेस ग्रैंड मास्टर्स पर एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट सच में माइंड ब्लोइंग है। जब एक नॉर्मल बिगिनर चेस बोर्ड को देखता है तो वो क्या देखता है? एक एक पीस को अलग अलग। ये रुक है, ये नाइट है, ये पॉन है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर उस बोर्ड को वैसे नहीं देखता। उसे वो लकड़ी के टुकड़े नहीं दिखते। उसे डायरेक्टली एक पूरा पैटर्न नजर आता है। थ्रेट कहाँ है, डिफेंस का ज्योमेट्री क्या है, ये सब कुछ उसके माइंड में सेकंड्स में प्रोसेस हो जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट में एक और बहुत जरूरी लेयर थी। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने उन चेस पीसेस को बोर्ड पर रैंडमली रख दिया, एक ऐसी पोजीशन जिसका एक्चुअल गेम के रूल से कोई लेना देना नहीं था। और उसका रिजल्ट बहुत हैरान करने वाला था। हाँ, उन रैंडम पीसेस को देखकर ग्रैंड मास्टर्स भी आम खिलाड़ियों की तरह ही उलझ गए। उनकी मेमोरी फेल हो गई।
जिससे ये साफ साबित हो गया कि उनके पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होती। बिल्कुल, उनका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल पैटर्न्स को पहचानता है, वो पैटर्न्स जिनका उन्होंने हजारों बार डीप प्रैक्टिस किया है। और पैटर्न रिकग्निशन का ये खेल सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर मेडिकल फील्ड को देखें तो एक डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन इस चीज को और क्लियर कर देता है। राइट? एक ऐसे डॉक्टर की कल्पना करें जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट उनके कैबिन में एंटर करता है और बिना कोई ब्लड रिपोर्ट देखे सिर्फ उसकी चाल, उसके चेहरे का रंग या उसके बोलने के ढंग को देखकर ही डॉक्टर को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। जो किसी बाहर वाले को चमत्कार लग सकता है, पर असल में वो उन 25 सालों में देखे गए हजारों पेशेंट्स के पैटर्न्स की इंस्टेंट मैचिंग है, जो उनके माइंड के बैकग्राउंड में मिलीसेकंड्स में चल रही होती है। बिल्कुल। और ये चीज हम टॉप एथलीट्स में भी देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनकी बैटिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एफर्टलेस फ्लो का। जब एक फास्ट बॉलर के हाथ से बॉल छूटती है तो बैट्समैन के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड का भी फ्रैक्शन होता है। उस स्पीड में आप लाइन, लेंथ और स्विंग को कॉन्शियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सोचने का टाइम ही कहाँ होता है वहाँ। वही तो। लेकिन डेकेड्स की स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ने उनके ब्रेन को इतना फास्ट बना दिया था कि बॉल रिलीज होते ही उनकी बॉडी खुद ब खुद सही पोजीशन में आ जाती थी। वो एक कॉन्शियस थॉट नहीं था, वो बॉडी में रचा बसा हुआ एक्सपीरियंस था जो सीधे एक्शन में कन्वर्ट हो रहा था। और अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की तरफ देखें तो वहां भी यही होता है। हाँ, रतन टाटा या नारायण मूर्ति जैसे लीडर्स को जब हम देखते हैं, जब वो किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप पिच को सुनते हैं तो बहुत जल्दी उन्हें एक गट फीलिंग आ जाती है कि ये काम करेगा या नहीं। उन्हें उस टीम का पोटेंशियल इंस्टेंटली समझ आ जाता है। और वो उस आखिरी मोमेंट में एक्सेल शीट्स पे पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। वो उनका सालों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है जो फास्ट पैटर्न रिकग्निशन के फॉर्म में इंट्यूशन बनकर बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत गहरा पॉइंट उठता है जो सोसाइटी में एक डिवाइड बना हुआ है। कैसे डिवाइड? यही कि लोग सोचते हैं कि लॉजिक और गट फीलिंग दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। या तो इंसान लॉजिकल हो सकता है या फिर इंट्यूटिव। ओह हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन बिलीफ है, एक बहुत बड़ा मिथ जिसे इस डीप डाइव के नोट्स में पूरी तरह से डिसमेंटल किया गया है। ये दोनों ऑपोजिट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में एक ही लंबी प्रोसेस के 2 अलग फेजेस हैं। रैशनैलिटी यानी लॉजिक वो बेस है जिस पर आगे की इमारत बनती है। जब कोई नई चीज शुरू की जाती है तो लॉजिक और रूल्स की बहुत सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है सालों की प्रैक्टिस के बाद, तब वही रैशनैलिटी पकड़कर इंट्यूशन का रूप ले लेती है। यानी एक ट्रू मास्टर की जो इंट्यूशन है वो बेसिकली उसकी बहुत ही हाईली ट्रेन्ड रैशनैलिटी ही है। इसको म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत नेचुरली समझा जा सकता है, जैसे AR रहमान का म्यूजिक है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। जब वो कंपोज कर रहे होते हैं, उस प्योरली क्रिएटिव मोमेंट में वो म्यूजिक थ्योरी के रूल्स को अपने माइंड में लॉजिकली रिपीट नहीं कर रहे होते। उनकी इंट्यूशन जो सालों की क्लासिकल ट्रेनिंग से बनी है, वो एक सीमलेस फ्लो में काम करती है। और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये है कि अगर कोई एक्सपर्ट बाद में उनकी उस नई धुन का टेक्निकल एनालिसिस करे तो वो म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से एकदम फ्लॉलेस निकलेगी। क्योंकि रूल्स उनके सबकॉन्शियस में इतने डीप जा चुके हैं कि कंपोज करते वक्त उन्हें उनका इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, वो बस फ्लो होते हैं। क्रिकेट से एक और हिस्टोरिकल मोमेंट याद आता है, MS धोनी का 2011 वर्ल्ड कप फाइनल वाला डिसीजन। ओह, खुद बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आने का डिसीजन। हाँ, उस इमेंस प्रेशर वाले मोमेंट में उन्होंने कोई स्प्रेडशीट नहीं खोली थी, वो कोई लंबा चौड़ा एनालिटिकल डिसीजन नहीं था। वो सालों के एक्सपीरियंस से निकला एक बहुत डीप गट फील था। उनके ब्रेन ने पिच की कंडीशन, सामने वाले बॉलर की मेंटालिटी और मैच की डिमांड को कुछ सेकंड्स में प्रोसेस कर लिया था। वो डिसीजन प्योरली इंट्यूटिव था, पर उसकी रूट्स बहुत डीप थी। इस पूरी जर्नी को, जहां एक बिगिनर मास्टर बनता है, साइकोलॉजी में 4 क्लियर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि इस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहला स्टेज, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। राइट। जैसे कोडिंग सीखने का पहला दिन, स्क्रीन पर सब कुछ एलियन लगता है। इंसान को क्लियरली पता होता है कि उसे ये नहीं आता और वो लगातार मिस्टेक्स करता है। फिर आता है दूसरा स्टेज, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहां थोड़ा काम करना आ जाता है। आप कोड लिख रहे हैं पर आपका पूरा फोकस उसी पर है। थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई या ध्यान भटका तो गलती हो जाएगी। ये फेज मेंटल एनर्जी बहुत ड्रेन करता है। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस।
यहाँ चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। जैसे टाइप करते वक्त अब कीबोर्ड नहीं देखना पड़ता, आप गाने सुनते हुए भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टेज पर ये डीप डाइव फोकस कर रहा है वो इन सब के आगे की बात है। चौथा स्टेज, इंट्यूटिव मास्टरी। यही असली मास्टरी है। यहाँ एक्शन सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं होता, बल्कि इंसान उन रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स को इतना गहराई से समझ चुका होता है कि वो एकदम नए और अनफेमिलियर सिचुएशंस में भी ब्रिलियंटली रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसे एक बहुत प्यारा नाम दिया गया है, क्रिएटिव एडेप्टेशन। हाँ, क्रिएटिव अडेप्टेशन। ये वो लेवल है जहां आपको रूल्स की इतनी समझ हो जाती है कि आप उन्हें क्रिएटिवली तोड़ सकते हैं। पंडित रविशंकर जी का सितार वादन इसका एक लाइव एग्जाम्पल था। बिल्कुल। अपने अर्ली इयर्स में उन्होंने घंटों तक एक एक राग पर प्योरली टेक्निकल प्रैक्टिस की। लेकिन जब वो मास्टरी के इस चौथे स्टेज पर आए तो रूल्स के अंदर रहते हुए भी उनका एक अपना अलग फ्लो था, जिसे हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मनोधर्मा संगीत कहते हैं। वो स्टेज पर जाने से पहले फिक्स नहीं करते थे कि क्या बजाना है। वो बस उस पल में पूरी तरह मौजूद होते थे और संगीत खुद ब खुद उनके जरिए बहने लगता था। ये सेम क्रिएटिव एडेप्टेशन हमें टेक इंडस्ट्री में भी दिखता है। जैसे स्टीव जॉब्स के डिजाइन डिसीजंस, वो प्योरली डेटा या मार्केट रिसर्च पर डिपेंड नहीं करते थे। उनकी डिजाइन और टेक को लेकर जो इंट्यूशन थी, हाँ, वो इतनी मैच्योर थी कि वो ऐसी चीजों की कल्पना कर पाए जो मार्केट में थी ही नहीं। उन्हें पहले से पता होता था कि लोगों को क्या चाहिए, इससे पहले कि लोग खुद बता पाएं। ये उनका वो वास्ट एक्सपीरियंस ही था जो उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की पावर देता था। अब इन सब हैवी एग्जाम्पल से थोड़ा हटकर अगर हम एक बहुत आम जिंदगी का एग्जाम्पल देखें तो वो है साइकिल चलाना। हाँ, ये ऐसी चीज है जिससे हम सब गुजरे हैं। शुरुआत में कितना मुश्किल लगता है ना, पूरा फोकस बैलेंस पर, हैंडल पर, पेडल्स पर। ब्रेन इतने सारे नए सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस करते हुए पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है, के लिए भी कॉन्शियसली नहीं सोचते कि कौन सी मसल मूव करनी है। और इसका एक और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना हो तो दिल्ली या मुंबई के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को देख लीजिए। वो बिल्कुल, वो हैवी ट्रैफिक में बस कुछ इंच के गैप से ऑटो निकाल लेते हैं। बिना देखे गियर शिफ्ट करना, अचानक ब्रेक लगाना, और इस सब के बीच पीछे बैठी सवारी से फुल ऑन डिस्कशन भी चल रहा होता है। क्योंकि उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब कंप्लीटली फ्री है, वो सवारी से बात करने में बिजी है और ड्राइविंग का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उनके ब्रेन के ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया है। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ना एक बहुत क्रिटिकल थॉट जहन में आता है। आज के टाइम में सोसाइटी में पेशेंस की बहुत कमी है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है ये, हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लेकिन मास्टरी की ये स्टेज, ये चौथा स्टेज, तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई उन शुरुआती फ्रिक्शन वाले फेजेस में टिकने की हिम्मत न दिखाए। वही सबसे बड़ा फिल्टर है। ज्यादातर लोग उस दूसरे स्टेज के मेंटल फ्रिक्शन और एग्जॉस्शन से घबराकर ही बैक आउट कर लेते हैं। इसीलिए ट्रू मास्टर्स बहुत रेयर होते हैं। और यहाँ पर एक और डायमेंशन ऐड करना भी जरूरी है। क्या इंट्यूशन हमेशा फ्लॉलेस होती है? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इंट्यूशन कब फेल होती है ये समझना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। इसके 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला है एक्सपीरियंस का बहुत सुपरफिशियल होना। जैसे कोई विदाउट डीप नॉलेज शेयर मार्केट में अपनी गट फीलिंग पर ट्रेड करने लगे। वो इंट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ लालच है या गैम्बलिंग है। दूसरा रीजन है डोमेन का अचानक बदल जाना। एक मास्टर शेफ अपनी किचन में मास्टर है, वहां उसकी इंट्यूशन मैजिक क्रिएट करेगी। लेकिन अगर वो सेम शेफ किसी टेक स्टार्टअप में अपनी गट फीलिंग लगाएगा तो वहां डिजास्टर होना तय है। और तीसरा रीजन जो अच्छों को डुबो देता है वो है कंफर्मेशन बायस। हाँ, जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग अपनी पास्ट सक्सेसेस के नशे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नए पैटर्न्स को इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है उनका एक्सपीरियंस हर जगह फिट हो जाएगा। इसीलिए एक ट्रू मास्टर कभी अपनी लर्निंग बंद नहीं करता। वो कंटिन्यूअसली अपनी इंट्यूशन को लॉजिकल रियलिटी से टेस्ट करता रहता है। अगर इस पूरी जर्नी को, इस न्यूरोसाइंटिफिक प्रोसेस को हम थोड़ा फिलोसॉफिकल लेंस से देखें, स्पेसिफिकली इंडियन फिलॉसफी के लेंस से, तो एक बहुत गहरी सिमिलैरिटी नजर आती है। हाँ, भगवत गीता का जो निष्काम कर्मा का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ऊंची स्टेट है। बिना रिजल्ट का प्रेशर लिए कंप्लीटली प्रेजेंट मोमेंट में एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन करना। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यही तो फ्लो स्टेट है, यही मास्टरी की अल्टीमेट स्टेज है, जहां एक्शन और इंटेंशन एक हो जाते हैं। और पतंजलि योगा सूत्र में भी
दीर्घकाला निरंतर अभ्यास की बात आती है। एक लंबा समय और लगातार अभ्यास। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस है जो स्लोली ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करती है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी इसी साइंस पर बेस्ड है। शिष्य सालों तक चुपचाप अपने गुरु को ऑब्जर्व करता है। वो सिर्फ सेवा नहीं कर रहा होता, वो बेसिकली गुरु के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को साइलेंटली अपने ब्रेन में डाउनलोड कर रहा होता है, जो आगे चलकर उसकी खुद की इंट्यूशन बन जाती है। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाती है, मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक बोर्ड लगा हो कि आप पहुंच गए। और ये इस बात का प्रूफ है कि जीनियस होना सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों का प्रिविलेज नहीं है, ये बायोलॉजी हमारे पास भी है। इंसान को बस उस इनिशियल पेन, उस मेंटल फ्रिक्शन को फेस करने का पेशेंस चाहिए। जब वो वहां टिका रहता है तो एक दिन सारा थकान और स्ट्रगल उस खामोश और एफर्टलेस फ्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही अनयूजुअल पर रेलेवेंट थॉट आ रहा है। मैं सुनना चाहूंगी। आज हमने पूरी डिटेल में देखा कि इंट्यूशन असल में मैसिव पैटर्न रिकग्निशन और डीप डेटा प्रोसेसिंग का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ह्यूमन ब्रेन का अल्टीमेट ऑप्टिमाइजेशन। तो आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जहां मशीन्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा और पैटर्न्स को मिली सेकेंड्स में प्रोसेस कर रहे हैं, क्या वहां से एक नया सवाल नहीं उठता कि क्या एआई अपनी खुद की गट फीलिंग डेवलप कर लेगा? हाँ, और अगर मशीन्स के पास उनकी खुद की सिंथेटिक इंट्यूशन आ गई, तो एक इंसान के उस सालों के संघर्ष और पसीने से पैदा हुई इस शांति, इस ट्रू ह्यूमन मास्टरी का फ्यूचर क्या होगा?